अध्याय 331 पौराणिक पुरातत्व भाग 1। एक महाद्वीप, पूरा का पूरा महाद्वीप। ये ब्रह्मांडीय विनाश वास्तव में एक पूरे महाद्वीप के ढहने से हुआ था, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये किसी तारामंडल के विनाश के कारण बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ब्रह्मांड में तैरता हुआ एक महाद्वीप, इसके पीछे क्या सिद्धांत है? ... क्या यह अवैज्ञानिक है? सभी लोग भौहें चढ़ाकर काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन उन्हें इसका हल नहीं मिल पाया। प्राचीन पौराणिक सभ्यताओं में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे रहस्य छिपे हुए थे, जो अंतरतार्कीय प्रौद्योगिकी से बहुत अलग थे, जिससे उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। लाइट ब्रेन द्वारा युद्ध क्षेत्र पुनर्निर्माण केवल घटनास्थल पर मौजूद कई निशानों को स्कैन कर सकता था, बड़े डेटा मॉडलिंग और विश्लेषण कर सकता था, और एक सामान्य विचार को पुनर्स्थापित कर सकता था। ये दृश्य को 100% पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकता था। उनके सामने जो कुछ भी था वह महज एक युद्ध क्षेत्र का अनुकरण था। असंख्य युगों तक कायम रहने वाली प्राचीन पौराणिक सभ्यताओं की सच्चाई बहुत पहले ही लगभग लुप्त हो चुकी थी। अब भी हर चीज के लिए उन्हें लगातार खोजबीन करने में काफी समय व्यतीत करना पड़ता था। अतीत के टुकड़ों को एक पहेली की तरह जोड़कर समझना पड़ता था। सभी लोग खामोशी से देखते रहे। तस्वीर में दिख रहा है कि डायन राक्षस युद्ध क्षेत्र अभी भी जारी था। दरअसल उन्होंने जो देखा वह तो बस शुरुआत थी। ये डायन राक्षस युद्ध क्षेत्र लंबे समय तक चला था, और युद्ध की तीव्रता वास्तव में कल्पना से परे थी। मानो आकाश और पृथ्वी का विनाश हो रहा हो, तारे मंद पड़ गए हों और सूर्य और चंद्रमा उल्टे हो गए हों। युद्ध के बाद के झटके चारों ओर फैल गए, और जहां भी पहुंचे वहां तबाही मचा दी। प्राचीन चुड़ैलों ने विशाल और शक्तिशाली सैन्य संरचनाएं बनाई, जो ज्वार की तरह उमड़ती थीं, एकदम एकरूप। प्रत्येक विशालकाय शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था, जो किसी भी बाधा उत्पन्न करने वाले शत्रु को धूल में मिला देने के इरादे से खड़ा था। उनके विशाल शरीरों को ढकने वाले गहरे काले टोटेम से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। पैटर्न विचित्र और विविध थे, विशाल आंखें, पहाड़ और नदियां, ड्रैगन और सांप। एक जंगली और प्राचीन आभा फैल गई, जो क्रूरता से भरी हुई थी। उन्होंने जानवरों की हड्डियों और विशाल लकड़ियों से बने विभिन्न आदिम हथियारों को अपने कब्जे में ले रखा था और उन्हें बेरहमी से नीचे पटक रहे थे, जिससे पहाड़ ढह रहे थे। तरह तरह की जादू टोने की शक्तियां उमड़ पड़ी। निरंतर विस्तार का निर्माण हुआ, एक विशाल समुद्र की तरह उमड़ती हुई, भयंकर लपटों, बर्फ की उफनती धाराओं और कांपती धरती के साथ, लहर दर लहर, निरंतर। और याव जाति की दूसरी सेना तो और भी अधिक दुर्जय थी, जिसमें सियार, भेड़िए, बाघ और तेंदुए जमीन पर दौड़ रहे थे। फीनिक्स, मोर, 9 सिर वाले पक्षी, भयंकर हवाएं और मूसलाधार बारिश ला रहे थे। राक्षसी ऊर्जा आकाश में ऐसे उठी जैसे आकाश को ढकने वाला कोई पर्दा हो, दुनिया को ढकने वाला एक काला आवरण हो, जिससे चेहरे के सामने अपना हाथ देखना भी असंभव हो गया हो। चुड़ैलों और राक्षसों ने एक दूसरे का वध कर दिया। वे अब एक दूसरे से अलग नहीं पहचाने जा सकते थे, आपस में गुथे हुए थे। इसमें कोई रणनीति नहीं थी, केवल क्रूर, रक्तरंजित और निर्मम आमने सामने की लड़ाई थी, मौत तक का युद्ध। आकाश और पृथ्वी नष्ट हो गए, और जमीन पर भयानक छेद दिखाई दिए, जैसे खुले घाव हो जो पृथ्वी की पपड़ी के नीचे मौजूद अनंत निर्वात को उजागर करते थे। ये भीषण युद्ध एक अज्ञात अवधि तक चला। लाइट ब्रेन द्वारा प्लेबैक की गति बढ़ाने के बावजूद भी ये पूरे 6 घंटे तक चला। चुड़ैल और दानव जातियों के दोनों पक्षों द्वारा अनगिनत लाशें छोड़ने के बाद कोई भी दूसरे को पूरी तरह से पराजित नहीं कर सका, और दोनों पीछे हट गए। डायन राक्षस युद्ध क्षेत्र आदिम युग का मुख्य विषय था, जो अज्ञात संख्या में दसियों हजार वर्षों तक चला। वीर और अन्य लोग समझ गए थे कि उन्होंने जो देखा वह डायन राक्षस संघर्ष के विशाल युग के भीतर एक युद्ध का एक छोटा सा रूप मात्र था। तस्वीर में चुड़ैलें और राक्षस युद्ध क्षेत्र के बाद की स्थिति को साफ करते हुए पीछे हट रहे हैं। चुड़ैल जाति के विपरीत, जो अपने साथियों की टूटी हुई हड्डियों को सावधानीपूर्वक इकट्ठा करती थी, याव जाति ने अपने साथियों के मांस और रक्त पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ने तो अपने खून से भरे मुंह खोलकर अपने साथियों के शवों को बेरहमी से खा डाला। ये देखकर वीर मन ही मन सोचने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काल में कमजोर मानव जाति असंख्य याव जाति के विरुद्ध प्रवृत्ति को उलटकर विश्व के नायक बन सकती थी। अपने देशवासियों के प्रति इस प्रकार का सामंजस्य याव जाति में अतुलनीय था। यद्यपि याव जाति शक्तिशाली और दुनिया के सबसे आदिम अधिपति थे, फिर भी वे अलग अलग जातियों से व्यक्तिगत रूप से लड़ते थे, जिनमें से प्रत्येक अपने लिए लड़ रही थी, जैसे रेत की एक बिखरी हुई प्लेट जिसका हारना तय था। एक के उत्थान और दूसरे के पतन के साथ इतिहास ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया था। मनुष्य ही स्वर्ग और पृथ्वी के एकमात्र नायक बन गए।
छवि धीरे धीरे धुंधली होती गई और जब सभी को लगा कि पुनर्निर्मित युद्धक्षेत्र का दृश्य समाप्त हो गया है, तभी अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। सूर्य, चंद्रमा और तारे अपनी चमक खो बैठे और दुनिया पूरी तरह से अंधेरी हो गई। क्या ये खत्म हो गया? नहीं, ये सही नहीं है। यह अंधकार लंबे समय तक बना रहा। देखो, एक चौंकी हुई चीख सुनाई दी। वीर और अन्य लोगों ने आश्चर्य से देखा तो उन्हें एक विशाल अज्ञात आकार का मुंह दिखाई दिया, जिसने एक ही झटके में चुड़ैलों और राक्षसों के साथ पृथ्वी को भी निगल लिया। चरमराहट, चरमराहट। एक कर्कश अप्रिय ध्वनि। जमीन चट्टानों के टुकड़ों में बंट गई थी, जो चारों ओर बिखरे हुए थे, किनारों पर दांतों के निशान थे। दृश्य अचानक रुक गया और अंतरिक्ष यान में फिर से रोशनी दिखाई दी। हर कोई उसमें डूब गया और लंबे समय तक होश में नहीं आ सका। वह क्या था? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में स्पष्ट भय झलक रहा था। वह काला विशालकाय मुंह सचमुच भयानक था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को निगल रहा हो। इतना भयानक कि एक बार जब उसने काट लिया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया हो, सारे नियम नष्ट हो गए हों, और भले ही उन्होंने केवल उस प्राचीन छवि को देखा हो, उनके दिल असीम निराशा से भर गए थे। कुछ अनिश्चित समय के बाद उन्होंने आखिरकार गहरी सांस ली और होश में आए। प्राचीन पौराणिक सभ्यताओं ने वास्तव में अनगिनत रहस्य छोड़े हैं, उनकी एक झलक ही लोगों को अवाक करने के लिए काफी थी। सब लोग काम पर लग जाओ। इस क्षण झाओ युए ने शांत भाव से कहा। शियुटे और बाकी सबने देर से यह बात समझकर सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। अंतरिक्ष यान के केबिन के चारों ओर से खोजी पंजे निकले हुए थे, जो लगातार बाहर की ओर पकड़ रहे थे। दरवाजा खुला और श्रमिक चींटी रोबोट नीचे उतरे। उन्होंने क्षतिग्रस्त जीवाश्मों को काटा और उन्हें अंतरिक्ष यान में ले गए। एक बहुत बड़ा अंदर आया है, अचानक शियुटे ने आश्चर्य से कहा, और अंतरिक्ष यान का भीतरी द्वार खुल गया। एक खंभे जितना मोटा जीवाश्म लाया गया, जो सर्पिल पैटर्न से ढका हुआ था, एक के ऊपर एक परतदार, जिसका नुकीला सिरा आकाश की ओर फैला हुआ था, जिससे एक प्राचीन और उतार चढ़ाव भरी आभा निकल रही थी। झाओ युए, शियुटे और अन्य लोग वास्तव में आगे बढ़े और व्यक्तिगत रूप से इस अज्ञात विशाल सीन को समझने की कोशिश करने लगे। सर्पिल पैटर्न का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने लगे, मानो वे किसी प्राचीन लिपि का अध्ययन कर रहे हों। उन्होंने सबसे पहले एक मुलायम ब्रश से विशाल सीन की बाहरी सतह से धूल साफ की, जिससे उसकी मूल बनावट सामने आई। फिर पहचान चिप्स का उपयोग करके उसे स्कैन किया, पूरी जानकारी रिकॉर्ड की और फिर उसे काटकर ऊतक को दीर्घकालिक संरक्षण के लिए टेस्ट ट्यूब के घोल में रखा। ये प्रक्रियाएं बोझिल और जटिल थीं, फिर भी एक पूर्ण प्रक्रिया का पालन करती थीं, न कि यादृच्छिक क्रियाएं। झाओ युए, शियुटे और अन्य लोगों ने बड़ी सहजता से काम किया। जाहिर है कि यह उनके लिए पहली बार नहीं था। यहाँ तक कि सांवले रंग के विशालकाय व्यक्ति टाई झू भी व्यवस्थित ढंग से काम करते थे, और उनमें एक अजीब सी सुंदरता थी, मानो कोई दैत्य कढ़ाई कर रहा हो। वीर एक तरफ से देख रहा था और मन ही मन आश्चर्यचकित होते हुए सोच रहा था, तुम क्या कर रहे हो? अरे वीर, तुमने अभी तक आधिकारिक तौर पर स्कूल जाना शुरू भी नहीं किया है, इसीलिए तो तुम्हें इन बातों की जानकारी नहीं है। झाओ युए एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई। ये पौराणिक पुरातत्व है, ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय का एक अनिवार्य विषय। हर छात्र को इसे पढ़ना पड़ता है। प्राचीन पौराणिक सभ्यता लंबे समय से कटी हुई है, और हमें प्राचीन खंडहरों पर पुरातत्व करना होगा, मूल्यवान वस्तुओं की खोज करनी होगी, ताकि धीरे धीरे प्राचीन पौराणिक कथाओं की सच्चाई को पुनर्स्थापित किया जा सके। ये पौराणिक कथाओं और पुरातत्व को मिलाकर बना एक अंतरतार्किक अनुशासन है, पौराणिक पुरातत्व। जिस मिथक जीन प्रणाली को हम अभी विकसित कर रहे हैं, वह इसी तरह धीरे धीरे विकसित हुई है। ये दुख की बात है कि 3000 साल से अधिक का समय अभी भी बहुत कम है। प्राचीन सभ्यता बहुत पहले ही आकाशगंगा से बाहर निकल चुकी है, जो अविश्वसनीय रूप से विशाल है, और हमने अभी अभी एक ढांचा ही पुनर्स्थापित किया है। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। इस बारे में बात करते हुए उसने आह भरी और अपना काम जारी रखा। पौराणिक पुरातत्व। वीर ने मन ही मन सिर हिलाया। मिथक जीन प्रणाली को पूरी तरह से खंडहरों से पुनर्स्थापित करना कितना कठिन था, अकल्पनीय, जिसके लिए अनगिनत मानव पूर्वजों के प्रयासों की आवश्यकता थी। पौराणिक पुरातत्व विज्ञान, जो इतने वर्षों से विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से एक गहन अनुशासन है। वीर ध्यानपूर्वक देखता रहा, उसे याद करता रहा और छुपकर सीखता रहा। एक और बड़ा जीव प्रकट हुआ। दरवाजा खुला और जीवाश्म जैसा एक कंकाल अंदर लाया गया। ये 100 मीटर ऊंचा, पंखों वाला एक विशालकाय हड्डी का पक्षी था, और आश्चर्यजनक रूप से इसकी 9 गर्दनें थीं। इसके सिर बहुत पहले ही गायब हो चुके थे,
और टूटे हुए हिस्से इतने साफ सुथरे थे मानो किसी ने एक ही झटके में इसके सभी 9 सिरों को धड़ से अलग कर दिया हो। ये कैसी अजीब चीज है। शियुते और बाकी पश्चिमी लोग पूरी तरह से हैरान थे। हमारी पश्चिमी पौराणिक कथाओं में तो सिर्फ 9 सिर वाले नाग राक्षस होते हैं, हमने 9 सिर वाले विशालकाय पक्षी के बारे में कभी नहीं सुना। झाओ युए, ये डायन राक्षस युद्ध क्षेत्र है और वुडान पर्वत जहां से आप आए हैं चीनी पौराणिक कथाओं का सबसे पूर्ण संरक्षण रखता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस प्रकार का पौराणिक राक्षस है? झाओ युए ने 9 सिर वाले विशालकाय पक्षी के कंकाल को देखते हुए भौहें सिकुड़ी और असमंजस में सोचने लगी। काफी देर बाद हिचकिचाते हुए बोली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 9 सिर वाले पक्षी के अवशेष होने चाहिए, जिन्हें 9 फीनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बस यही है। शियुटे और अन्य लोगों ने प्रशंसा व्यक्त की। जैसा कि झाओ युए से उम्मीद थी, उसे पौराणिक कथाओं का इतना दुर्लभ ज्ञान भी था। वीर ने शांत स्वर में कहा। इसी क्षण एक अलग आवाज सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह नहीं, हालांकि यह 9 सिरों वाला पक्षी है, लेकिन यह 9 फीनिक्स नहीं बल्कि गुहो पक्षी है। अध्याय 332 पौराणिक पुरातत्व भाग 2। 9 सिरों वाला पक्षी 9 फीनिक्स नहीं बल्कि गुहो पक्षी है। इसका अर्थ क्या है? वीर ने जो जवाब दिया उसमें उसने झाओ युए को पूरी तरह से अस्वीकार भी नहीं किया, बल्कि उसे नकार दिया। झाओ युए स्वयं विचारमग्न हो उठी और ईमानदारी से पूछा, वीर क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि यह पक्षी की हड्डी अजीब है। यद्यपि इसके 9 सिर हैं, लेकिन इसमें 9 फीनिक्सों की शुभ ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक धुंधली रहस्यमयी प्रेतवाधित ऊर्जा है। हालांकि वीर की साधना और वरिष्ठता उससे कहीं कम थी, फिर भी उसका रवैया बहुत ही शालीन था, जो अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन के लिए एक अनुरोध का संकेत दे रहा था। योग्य ही शिक्षक होते हैं का ये शुद्ध दांव हृदय साधारण लोगों के पास नहीं हो सकता, और जब भी वीर इसे देखता था वह इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता था। उन्होंने दिखावा नहीं किया और सच बोला। वरिष्ठ झाओ, ये चीनी पौराणिक कथाओं का एक स्पष्ट ज्ञान है, इसलिए आपका इसे न जानना स्वाभाविक है। चीनी पौराणिक कथा प्रणाली विशाल और गहन है, जिसके कई स्रोत हैं और कई उदाहरण हैं जहां विभिन्न चीजों के एक ही नाम है। इनमें से 9 सिर वाला पक्षी केवल एक सामान्य नाम है जो इसकी शारीरिक विशेषताओं के अनुसार दिया गया है, और यह सीधे पौराणिक प्राणी के सार तक नहीं पहुंच सकता। पश्चिमी हाइड्रा या पूर्वी यामाता नो ओरोची के विपरीत चीनी 9 सिर वाले पक्षी 2 प्रकार के होते हैं, एक 9 फीनिक्स और दूसरा गुहुओ। इन दोनों में क्या अंतर है? पौराणिक ज्ञान का एक बिल्कुल नया अंश सामने आया, और यह चीनी पौराणिक कथाओं से संबंधित था, जो अंतरतारकीय मनुष्यों के पूर्वी पौराणिक गुट का सबसे बड़ा स्रोत है। भले ही शियुट और अन्य लोग पूर्वी पौराणिक मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे थे, फिर भी वे इसमें बहुत रुचि लेने लगे। पौराणिक ज्ञान साधना का सार है और ज्ञान अनमोल है। कोई भी सामान्य अंतरतार्कीय साधक इसे सीखने का अवसर नहीं छोड़ेगा। हालांकि वीर ने ऐसी आम जानकारियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा उसने जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बताईं जो वाकई चौंकाने वाली थीं, ताकि इस पौराणिक क्षेत्र की खोज करने के बाद अगर उसे कोई लाभ मिले तो उसकी बात ज्यादा सुनी जाए। शुरू से अंत तक वह खुद को एक स्वतंत्र व्यक्ति मानता था, न कि झाओ युए का एक आश्रितन। 9 फीनिक्स और गुहुओ दोनों ही 9 सिर और पक्षी के शरीर वाले पौराणिक जीव हैं, लेकिन उनका सार बिल्कुल अलग है। फीनिक्स के नाम पर रखे गए 9 फीनिक्स की ही एक प्रजाति हैं, जो प्राचीन काल में सच्चे ड्रैगन के समान एक अत्यंत महान प्राणी थे। हालांकि गुहुओ उनसे अलग है, यह एक प्रेत स्त्री से रूपांतरित है। इसका 9 सिर वाला पक्षी शरीर मात्र एक राक्षसी रूप है, जो एक शव से मिलकर बना है, आधा दानव और आधा भूत, जो मानव बच्चों का शिकार करने का शौकीन है, एक अत्यंत दुष्ट प्राणी है। वीर ने संक्षेप में कहा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस कंकाल की आभा को ध्यान से महसूस करें, और आप इसके भीतर एक प्राचीन अटूट अभिशाप को महसूस करेंगे। ये सुनकर शियुटे और अन्य लोगों को संदेह और विश्वास के मिले जुले भावों के साथ इसका एहसास होने लगा। पक्षी की हड्डियों में क्षयकारी आभा व्याप्त थी, और उनके भीतर एक घना भयावह आभा थी जो अनगिनत युगों बाद भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, बस एक निशान छोड़ गई थी। मात्र स्पर्श से ही शरीर ठंडा और असहज हो जाता था, मानो अवेची नरक में गिर रहे हों। चीख, विलाप, आह, एक महिला की चीख जैसी तीखी शोकपूर्ण चीखें उनके दिमाग को व्याकुल कर रही थीं। शियुटे और अन्य लोग कांपते हुए बार बार पीछे हट रहे थे और तुरंत ही उन्हें ठंडे पसीने आने लगे। गुहुओ भूत पक्षी प्रकाश मस्तिष्क, इसे जल्दी से रिकॉर्ड करो। शियुते ने चिल्लाते हुए प्रकाश मस्तिष्क को इस बहुमूल्य पौराणिक ज्ञान को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया।
वीर की बातों के सच होने का एहसास होने के बाद सभी के दिलों में मौजूद सदमा न केवल कम नहीं हुआ बल्कि और भी अजीब हो गया। पौराणिक ज्ञान किसी भी अन्य चीज से बिल्कुल अलग है। अन्य साधना संसाधन चाहे कितने भी मूल्यवान क्यों न हो, जब तक पर्याप्त बड़ी कीमत चुकाई जाती है, ब्रह्मांड अनंत है और उन्हें अंततः प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि पौराणिक सभ्यता पहले ही नष्ट हो चुकी है, अतीत की एक ऐसी वस्तु बन गई है जिसे बदला नहीं जा सकता। जो लुप्त हो गया है वह चला गया है और यदि कोई निशान नहीं बचा है तो उसे पुनर्स्थापित करना असंभव होगा। इसलिए पौराणिक ज्ञान का हर नया अंश, भले ही वह अभी बेकार लगे, अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। धीरे धीरे इकट्ठा होते होते यह अंततः एक पर्वत का रूप ले लेगा जिससे एक संपूर्ण पौराणिक प्रणाली का निर्माण होगा। दरअसल कल्टीवेशन की वर्तमान नींव इसी तरह स्थापित की गई थी। इस वीर ने आखिर साधना कैसे की? वह तो बस एक छोटा सा कुलीन साधक था, फिर भी उसकी रसायन विद्या की क्षमता न केवल असाधारण थी, बल्कि उसे पौराणिक कथाओं का भी इतना ज्ञान था। अपने ज्ञान और साधना के संचय के साथ उन्हें ग्रैंड मास्टर या यहाँ तक कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। कम से कम एक ग्रेट मास्टर कल्टीवेटर तो होना ही चाहिए था, फिर भी वे कल्टीवेटर एलीट स्तर पर ही अटके हुए थे। यह अवैज्ञानिक था, बिल्कुल भी जीन जैसा नहीं था। वे बहुत असमंजस में थे, उन्हें बस यही महसूस हो रहा था कि वीर रहस्य की कई परतों में लिपटा हुआ है, जिससे उसे समझना या उसके बारे में अनुमान लगाना असंभव है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वीर ने अपने पुनर्जन्म के बाद से केवल आधे साल से ही सही मायने में साधना की थी। समय बहुत कम था, चाहे कितना भी संचय किया जाए, कोई महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन हासिल करना मुश्किल था। जब सभी को संदेह था, तब भी अंतरिक्ष यान ने प्राचीन जीवाश्मों को इकट्ठा करना जारी रखा। कुछ ही देर में लाइट ब्रेन ने फिर से सूचना दी, कैप्टन रिपोर्ट करो, एक और सांप का जीवाश्म मिला है। दरवाजा चौड़ा खुल गया और उच्च तापमान विकिरण से कीटाणुरहित किए जाने के बाद 1000 मीटर लंबा एक विशाल सांप का कंकाल सामने आया। सांप का कंकाल हड्डियों के खंडों से घनी तरह से ढका हुआ था, जिनमें से प्रत्येक बैल के आकार का था। इसके विचित्र पेट के नीचे बाज जैसे दो विशाल पंजे थे, जो इसे बेहद विचित्र बनाते थे। यह क्या है? इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, एक और अजीब वस्तु मिली। शियुते और बाकी लोग एक बार फिर अचंभित हो गए और झाओ युए और वीर की ओर देखने लगे। वे यह बात अच्छी तरह समझते थे कि जब पौराणिक ज्ञान की बात आती है तो उस समय मौजूद कोई भी व्यक्ति इन दोनों की बराबरी नहीं कर सकता था। झाओ युए ने काफी देर तक सोचा, फिर हिचकिचाते हुए जवाब दिया, क्या ये पौराणिक बार ड्रैगन हो सकता है? नहीं, यह एक हुई है। वीर की आंखें चमक उठी, उसने कुछ देर तक ध्यान से उसका निरीक्षण किया, फिर शांत और संयमित होकर अपना जवाब दिया। स्पष्ट रूप से उसने अपने मन में पहले ही फैसला कर लिया था। हुई क्या है? पौराणिक ज्ञान का एक और नया अंश। सभी ने उत्सुकता से पूछा। एक हुई 500 वर्षों में बाढ़ के अजगर में बदल जाता है, बाढ़ का अजगर 1000 वर्षों में अजगर में बदल जाता है, अजगर 500 वर्षों में सींग वाला अजगर बन जाता है और 1000 वर्षों में यंगलोक बन जाता है। एक हुई के दो पैर होते हैं लेकिन सींग नहीं होते, यह अभी भी विषैले सांपों की श्रेणी में आता है, अभी तक अजगर में परिवर्तित नहीं हुआ है। यह अजगर की वह अवस्था है जब वह पहली बार जन्म लेता है, इसलिए इसे युवा अजगर कहा जाता है। इस ज्ञान में ड्रैगनों का सार शामिल था, जो इसे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बनाता है। वीर ने सतर्क रहते हुए केवल एक सरल विवरण दिया और दिव्य ड्रैगन की साधना के सार में गहराई से नहीं गया। लेकिन फिर भी ये शियुटे और अन्य लोगों को चौंकाने के लिए काफी था। उनकी नजरें मिली, जिनमें भयावह भाव प्रकट हुए। अत्यधिक प्रलोभन के चलते कुछ लोगों ने तो बुरे इरादे भी पाल लिए। झाओ युए ने हलचल को स्पष्ट रूप से भांप लिया और चुपचाप करीब आकर वीर के सामने खड़ी हो गई, जिससे उन निगाहों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। तभी इन लोगों ने अपने बुरे विचारों को दबाया। ये सर्वविदित है कि कॉस्मिक यूनिवर्सिटी का प्रत्येक छात्र अंतरतार किया मनुष्यों में अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, जिसने अनेक चयन प्रक्रियाओं के बाद अपनी विशिष्टता प्रदर्शित की है। वे अनमोल रत्नों में से एक हैं और उनमें से एक को भी खोना मानवता के लिए भारी क्षति होगी। यही कारण है कि जब ग्रेट किन अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी आमतौर पर फैसले के लिए एक सैन्य अदालत का आयोजन करती थी। वीर पहले से ही ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय का छात्र था और उसका नाम विश्वविद्यालय के अभिलेखागार में दर्ज था। उसके साथ कुछ भी घटित होने पर विश्वविद्यालय द्वारा जांच शुरू कर दी जाएगी, जिससे इसे छिपाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा झाओ युए उसकी रक्षा कर रही थी, इसलिए वे उस पर बुरी नजर नहीं डाल सकते थे, जब तक कि
वीर को भी इस शत्रुता का हल्का सा आभास हो गया और वह अपने मन में अत्यधिक सतर्क हो गया। हालांकि उन्होंने पौराणिक कथाओं का केवल सही ज्ञान ही प्रकट किया था, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। लोगों के दिल की बातें छिपी होती हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। पौराणिक ज्ञान में साधना शामिल है, उसके पिछले कार्य बहुत ही लापरवाह प्रतीत होते थे। ये बात समझकर वीर ने जानबूझकर अपनी क्षमताओं को छिपाना शुरू कर दिया। जब भी कोई और पौराणिक जीवाश्म मिलते तो वह उन्हें पहले की तरह विस्तार से नहीं बल्कि अस्पष्ट ढंग से ही समझाता। फिर भी इससे सभी को काफी लाभ होता प्रतीत होता था। अंतरिक्ष यान दिशा निर्देश करते समय जानकारी एकत्र कर रहा था, तभी अचानक एक झटका लगा और वह एकदम रुक गया। झाओ युए ने बाहर देखा और तुरंत मुस्कुराई, देखो हम पहुंच गए। यही हमारी इस यात्रा का गंतव्य था, वह जगह जहां हमें डेस्टफॉल अमरता की गोली मिली। वीर, तुम्हारी मदद के बिना हम शायद इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते। एक पौराणिक लोक। वीर को जिज्ञासा हुई, वह पास गया और एक नजर डाली और तुरंत वहीं जम गया। उसने एक विशालकाय जानवर की हड्डी देखी, जो एक ग्रह जितनी बड़ी थी, हवा में तैर रही थी, युगों से अपरिवर्तित थी। उसके हड्डी के टुकड़े भयंकर थे, मानो कोई महाद्वीप शून्य लोक में बह रहा हो। अध्याय 333 पौराणिक पुरातत्व भाग 2। वह हड्डी महाद्वीप जितनी बड़ी थी। जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से वीर ने तुरंत पहचान लिया कि यह बाघ या तेंदुए जैसे किसी जानवर की पिंडली की हड्डी है। उसका सिर और शरीर गायब थे और उनका पता नहीं चल पाया था। हड्डी का यह एक टुकड़ा ही इतना विशाल था, इसका असली मालिक किस हद तक पहुंच सकता था? एक आकाशगंगा के आकार का दानव। हे भगवान! हालांकि उन्होंने इसे एक से अधिक बार देखा था, फिर भी श्यूट और अन्य लोग अपना सदमा नहीं छिपा सके। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि पिछली बार के विपरीत इस बार वीर के मार्गदर्शन में उन्हें पता चल गया था कि यह डायन राक्षस युद्ध क्षेत्र है। लाइट ब्रेन का उपयोग करके युद्ध क्षेत्र का अनुकरण और पुनर्निर्माण करके वे पहले ही अधिकांश सच्चाई जान चुके थे। जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि यह अंधकार में खंडहर प्राचीन पौराणिक महाद्वीप के टूटे हुए अवशेषों से बना था, लेकिन डायन राक्षस युद्ध क्षेत्र में उन्होंने इतने विशाल राक्षस या डायन नहीं देखे थे। इस रहस्यमय जानवर की हड्डी कहां से आए? सभी लोग अपने इंटरस्टेलर मेच पहने और लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएं। श्यूट ने कहा। रोबोटों ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही आकार के शरीर से चिपके हुए लघु मेचों के सेट पहुंचा दिए। इसके अंदर एक ऑक्सीजन संचार उपकरण लगा हुआ था। जब तक पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध थी, ये कल्टीवेटर्स को ऑक्सीजन की अनंत आपूर्ति प्रदान कर सकता था, जिससे यह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले इंटरस्टेलर वॉरियर्स के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण बन जाता था। उस विशालकाय हड्डी की गर्दन पर मौजूद खाली जगह से अंतरिक्ष यान ने एक चांदी जैसी रोशनी उत्सर्जित की, मानो कोई छोटी मछली उसमें प्रवेश कर रही हो, जो देखने में नगण्य प्रतीत होती हो। वीर, झाओ युई और अन्य लोगों के साथ केबिन के दरवाजे पर खड़ा था, किसी भी क्षण उतरने के लिए तैयार। उस विशालकाय हड्डी के आंतरिक भाग में वे आधे घंटे तक प्रकाश की गति से भी कम गति से यात्रा करते रहे और अंत में रुक गए। केबिन का दरवाजा खुला है, कृपया उतरने की तैयारी करें, लाइट ब्रेन ने संकेत दिया। मेरे पीछे आओ, झाओ युई चिल्लाए और सबसे पहले बाहर निकल आए। उस छोटे रोबोट के पैरों से शक्तिशाली वायुधाराएं निकल रही थीं, जो उसे तीर की तरह आगे बढ़ा रही थीं। तेजू ने भी उनका पीछा किया। वीर ने गहरी सांस ली और तुरंत ही वैसा ही किया। तभी श्यूट और अन्य लोग उनके पीछे पीछे चले। अंतरिक्ष खाली और अंधेरा था। पांचों टीमें, जिनमें कुल मिलाकर 20 से भी कम लोग थे, धूल के कणों की तरह महत्वहीन थीं। अंतरिक्ष यान हड्डियों की दीवार के एक हिस्से के सामने खड़ा था, जो एक भूभाग की तरह अंदर की ओर अज्ञात दसियों हजार मील तक फैला हुआ था, जिसका अंत आंखों से अदृश्य था। झाओ युई आगे आगे चल रही थी और जल्दी ही हड्डी की दीवार के एक कोने पर पहुंच गई, जहां एक हड्डी का नुकीला हिस्सा निकला हुआ था, जिस पर भविष्यसूचक अक्षर खुदे हुए थे। ये डेस्टफॉल अमरता की गोली का सूत्र ही तो हो सकता था। पिछली बार हमें गर्भनिरोधक गोली का फॉर्मूला यही मिला था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वीर ने सिर हिलाया, पास आया और अपनी मानसिक शक्ति का सावधानीपूर्वक उपयोग करते हुए आसपास टटोलने लगा। हालांकि यह हड्डी का नुकीला हिस्सा एक विशाल स्तंभ जितना बड़ा था, फिर भी असल में यह एक सड़ती हुई हड्डी ही थी। इस पर खुदी हुई भविष्यवाणी की लिपि के अलावा इसमें और कुछ भी असाधारण नहीं था। अंतर सिर्फ इतना था कि हड्डी में जैद जैसी चमक थी, अनगिनत युगों के बाद भी ये पत्थर में परिवर्तित नहीं हुई थी। लेकिन बस इतना ही। वीर ने असंतुष्ट होकर सिर हिलाया। क्या यही वह पौराणिक क्षेत्र था? ये कुछ हद तक निराशाजनक था।
उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति को उजागर कर दिया, जो विशाल और असीम थी, और 100 किलोमीटर की दूरी तक फैल गई, जिसमें उसकी दृष्टि के दायरे में आने वाली हर छोटी वस्तु भी शामिल थी। ऐसी प्रबल मानसिक शक्ति। हालांकि माइंड टाइप जीन को जागृत करना कठिन था, लेकिन ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी ने कई अभिजात वर्ग के लोगों को इकट्ठा किया, इसलिए वे असामान्य नहीं थे। जितना अधिक समय वे वीर के साथ बिताते थे, उतना ही वे उसकी विभिन्न विलक्षणताओं से आश्चर्यचकित होते थे। उनकी साधना का स्तर कमजोर होने के बावजूद उनकी विभिन्न क्षमताएं अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली थीं। हालांकि जहां झाओ युई की निगाहों में एक विचित्र गुणवत्ता थी, वहीं शुते और अन्य लोगों की आंखें असामान्य रूप से रहस्यमय थीं, उनके इरादे अज्ञात थे। उन्हें यह नहीं पता था कि वीर की मानसिक शक्ति पहले ही एक अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म स्तर तक विकसित हो चुकी थी, जिससे वह हर चीज को सूक्ष्मता से देख सकता था। छोटी से छोटी हलचल भी उसकी नजर से नहीं बच सकती थी। मानव हृदय एक कपटी स्थान है, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वीर अपने मन में बेहद सतर्क हो गया। लगभग 10 मिनट बाद उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मानो उसने कुछ खोज लिया हो। हवा में उसका छोटा सा यंत्र तेजी से एक निश्चित दिशा में उड़ने लगा और 50 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने एक चिकनी, जैड जैसी हड्डियों की दीवार प्रकट हुई। वीर ने एक ही मुक्का मारा। हड्डियों की दीवार सफेद रोशनी से जगमगा उठी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिली। स्वर्ग को उलट देने वाली मुट्ठी की मुहर। उसकी मुट्ठी का आकार फिर बदल गया। उसकी मुट्ठी स्वर्ग को उलट देने वाले हथौड़े की तरह थी, जो एक विशाल पर्वत की तरह नीचे की ओर दबाव डाल रही थी और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थी। लेकिन हड्डी की दीवार केवल थोड़ी सी कांपी और पूरी तरह से अक्षुण्ण रही। कितनी सख्त हड्डी है! वीर ने माथे पर शिकन लंघ दी। उसकी शक्ति अब 1200 से भी अधिक हो गई थी, और उसकी मुक्केबाजी की ताकत अविश्वसनीय रूप से प्रचंड थी, जो कई मिलियन जिन से कम नहीं थी, पहाड़ों को नष्ट करने और चट्टानों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी वो हड्डी के उस हिस्से पर कुछ नहीं कर सका जो हजारों वर्षों से सड़ रहा था, जो वास्तव में बहुत कठिन था। वीर, तुम्हें क्या मिला? इसी क्षण झाओ युई बाकी लोगों को लेकर वहां पहुंची। वीर ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसकी अपनी साधना अपर्याप्त थी और उसे अभी भी समूह की शक्ति की आवश्यकता थी। उसने जमीन की ओर इशारा करते हुए गहरी आवाज में कहा, अभी अभी मैंने मन शक्ति का प्रयोग किया और पाया कि इस हड्डी की दीवार के नीचे आध्यात्मिक कणों की हल्की प्रतिक्रिया हो रही है। मुझे डर है कि जमीन के नीचे कोई प्राचीन वस्तु छिपी हुई है, जिसमें अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है। ओह! ये सुनकर झाओ युई और अन्य लोग तुरंत उत्सुक हो गए। प्राचीन आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशेष असाधारण थे, जिनमें पौराणिक शक्ति समाहित थी। एक बार प्रकट होने पर वे कई दिशाओं से प्रतिस्पर्धा को जन्म देते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलेगा। फिर भी वीर एक बार आया, माइंड स्कैन किया और उसे ढूंढ निकाला। यह असली है या नकली? ऐसा लग रहा था मानो वीर को सबकी सोच समझ आ गई हो। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, यह आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कमजोर है, कभी आती है कभी जाती है। ये किसी पौराणिक खजाने जैसी नहीं लगती। दरअसल अगर उसे सचमुच किसी पौराणिक खजाने का आभास होता, तो वह ऐसा कहता ही नहीं। खजाने इंसान के लालच को बढ़ाते हैं। अगर सचमुच कोई खजाना होता, तो कौन जानता है कि इन लोगों के मन में कितने बुरे विचार आते। ये सुनकर श्यूट और बाकी लोग तुरंत हिचकिचा गए। खैर, कोशिश करने में क्या हर्ज है। झाओ युई ने अपने साहसी स्वभाव के साथ दृढ़ता से कदम उठाया। महान सम्राट झेनेवू की अपार शक्ति। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी दिखने में पतली मुट्ठियां अपार शक्ति के साथ राक्षसों को वश में करने के लिए निकली, शून्य लोक को हिला दिया और तारों के प्रकाश को मरोड़कर नष्ट कर दिया। निर्वात का अर्थ है खाली, इसीलिए इसका नाम निर्वात है। लेकिन अब यह मुट्ठी की शक्ति एक मूर्त रूप में संघनित हो गई, जिसने शून्य को भर दिया और एक अद्वितीय मुट्ठी बल क्षेत्र का निर्माण किया, जिसने वीर और अन्य लोगों को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यहां तक कि ग्रैंडमास्टर स्तर के साधक श्यूट भी अपवाद नहीं थे, वे बार बार पीछे हटते रहे। झाओ युई मासिक तारामंडलीय प्रतिभाओं की सूची में शीर्ष पर होने और सर्वोच्च पौराणिक मार्ग का अनुसरण करने के कारण महान सम्राट झेनेवू की दिव्य क्षमता प्राप्त कर चुकी थी और पहले से ही विभिन्न लोकों में युद्ध करने की क्षमता रखती थी। श्यूट और बाकी लोग स्पष्ट रूप से उसके मुकाबले के नहीं थे। बूम! एक जोरदार मुक्के ने कठोर अविनाशी हड्डी की दीवार को तोड़ दिया, लेकिन ये पूरी तरह से चकनाचूर नहीं हुई। कितनी सख्त हड्डी है! ये दृश्य देखकर सभी एक साथ चौंक गए। एक साथ हमला करो! झाओ युई ने चिल्लाते हुए सभी को एक साथ हमला करने के लिए प्रेरित किया।
3 ग्रैंडमास्टर और 11 ग्रेट मास्टर स्तर के अंतरतारकीय साधकों ने आक्रमण किया। गति इतनी तीव्र थी मानो कोई सुपरनोवा विस्फोट हो रहा हो। बिजली, ऊर्जा, अग्नि, ऊर्जा आपस में गुंथी हुई थी, जिससे कणों का एक विशाल और शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न हुआ, जो गर्जना के साथ प्रहार कर रहा था। पहले से ही दरार पड़ी हड्डियों की दीवार एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई, जिससे एक अंधेरी सुरंग का पता चला। वूश! भीतर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान उमड़ पड़ा, जो वास्तव में हवा की तरह गरज रहा था, और उसने वीरों और अन्य लोगों को पल भर में उड़ा दिया। अध्याय 334 भित्ति चित्रों के माध्यम से ज्ञानोदय। वूश वूश वूश! शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा हवा में गर्जना करते हुए टूटे हुए छेद से निकली और वीर, झाओ युई और अन्य लोगों को पल भर में बहा ले गई। वे अंतरिक्ष में बार बार लुढ़कते हुए चारों दिशाओं में बिखर गए। सभी को खुद को संभालने और फिर से संगठित होने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, और फिर उन्हें कुछ अप्रत्याशित ही मिला। हड्डियों की दीवार को विस्फोट करके खोलने के बाद उन्हें वह पौराणिक खजाना नहीं मिला जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसके बजाय एक विशाल अथाह गुफा प्रकट हुई, जो किसी अज्ञात स्थान की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। वीर की आंखों में एक चमक आई। जब उसने पहले इसका आभास किया था तो उसे हड्डी का ये हिस्सा काफी पतला लगा था, मानो खोखली संरचना हो जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के निशान हो। उसे ये सच होने की उम्मीद नहीं थी। महाद्वीप जितनी बड़ी यह गर्दन की हड्डी, क्या वास्तव में इसके भीतर कोई स्थान हो सकता है? और वास्तव में इसमें इतनी विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? झाओ युई और अन्य लोगों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा, उन्हें निर्णय लेना मुश्किल लग रहा था। देखो! एक चौंकी हुई चीख सुनाई दी जब ताइजू ने झुककर इशारा किया। चरमराहट! चरमराहट! क्षतिग्रस्त हड्डी की दीवार वास्तव में एक स्पष्ट गति से ठीक हो रही थी, मानो उसमें जीवन आ गया हो। वह तेजी से बढ़ रही थी और पूरी तरह से बंद होने ही वाली थी। सोचने का समय ही नहीं था। सब लोग जल्दी से अंदर चले गए। अगर पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह से बंद भी हो जाता, तो सबसे खराब स्थिति में भी वे हड्डियों की दीवार को तोड़कर दोबारा बाहर निकल सकते थे। वे एक के बाद एक अंदर दाखिल होते गए। हड्डी तेजी से बढ़ी और जल्द ही वापस एक हड्डी की दीवार में बदल गई, जिससे उनका पीछे हटना अवरुद्ध हो गया। वीर और अन्य लोगों ने प्रकाश के माध्यम से चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। वे अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रहे थे, मानो कोई सुरंग किसी अज्ञात गंतव्य की ओर ले जा रही हो। भीतर तैरते हुए ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी अथाह गड्ढे में प्रवेश कर रहे हों, जिसकी तलहटी को छूना असंभव हो, जो शांत और निर्जीव हो, जिससे हृदय कपकपा उठता हो। केवल उनके रोबोटों से निकलने वाली रोशनी ही उन्हें मशालों की तरह रोशन कर रही थी, जिससे उन्हें थोड़ा और सुकून महसूस हो रहा था। सभी लोग तेजी से आगे बढ़े, चांदी की बिजली की लकीरों में बदलते हुए अंदर की ओर बढ़ते गए, और उनके पीछे की हड्डियों की दीवारें तेजी से पीछे हटती चली गईं। सुरंग निर्वात नहीं थी, बल्कि उसमें भारी मात्रा में गैस भरी हुई थी। जैसे ही वे हवा को चीरते हुए आगे बढ़े, उन्होंने चीखी लहरें उत्पन्न कर दी। मिनी मैकेनिकल लाइट ब्रेन ने तेजी से स्कैन किया और आध्यात्मिक ऊर्जा सूचकांक वास्तव में बढ़कर 60% तक पहुंच गया। इतनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा! सभी ने आश्चर्य से कहा। आध्यात्मिक ऊर्जा हवा में बादलों के रूप में संघनित हो गई, धुंध और कोहरे की तरह लगभग ठोस प्रतीत हो रही थी। जीवन को बनाए रखने में सक्षम सक्रिय वायु कणों का पता चला है। लाइट ब्रेन नामक यंत्र ने नए परिणाम स्कैन किए। क्या ऐसी हवा भी है जो जीवन को बनाए रख सकती है? झाओ युई और बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने अपने विज़र खोले और तुरंत ही बेहद ताज़ी और ऊर्जावान हवा का झोंका उनकी ओर आता हुआ महसूस किया। एक ही सांस ने उनके शरीर और मन को तरोताज़ा कर दिया, मानो उनका पूरा अस्तित्व शुद्ध हो गया हो। यह आध्यात्मिक ऊर्जा और वायु कहाँ से आए? किसी बंद जगह की सड़ी हुई गंध तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि यह ताज़ी और स्फूर्तिदायक थी, जिसमें फूलों और पौधों की हल्की सी खुशबू भी समाई हुई थी। वीर और बाकी लोग संदेह से भर गए। मिनी मेघ की रोशनी सर्चलाइट की तरह काफी तेज हो गई, जिससे उनके आसपास की हर चीज तुरंत पारदर्शी स्पष्टता से रोशन हो गई। आसपास की हड्डियों की दीवारें चिकनी थीं, जिनसे तुरंत ही सफेद जैद जैसी चमक निकल रही थी, और रहस्यमय आकृतियों की एक श्रृंखला सामने आ रही थी। जादूगरों ने विशाल खंभों जितने बड़े हड्डियों के हथौड़े चलाए और लगातार प्रहार करते रहे। रंग बिरंगे और जीवंत बाघों की भयंकर आकृतियां समूहों में दहाड़ रही थीं, निरंतर गर्जना कर रही थीं। सुनहरे कौवे आकाश में उड़ रहे थे, उनके शरीर सुनहरी लपटों से घिरे हुए थे, मानो आकाश में धधकती आग हो।
जमीन पर एक दैत्य सरपट दौड़ रहा था, पीछा कर रहा था, जिसे बड़ी नदियां या ऊंचे पहाड़ भी नहीं रोक पा रहे थे। एक दूर स्थित पर्वत की चोटी पर एक अन्य दैत्य ने पहले ही अपने हाथ में धनुष उठा रखा था और तीर का नोक दूर से ही निशाना साधे हुए था। सुनहरे कौवे का मुंह चौड़ा खुल गया और उसने डर के मारे चीख मारी। एक और दैत्य एक विशालकाय बैल के सिर वाले मानव शरीर वाले दानव से आमने सामने लड़ रहा था। दोनों दृढ़ता से खड़े होकर एक दूसरे से कुश्ती कर रहे थे। जादूगर क्रूर थे, दानव भयंकर थे। घाटी युग का जादूगर दानव युद्ध उनकी आंखों के सामने एक प्राचीन ग्रंथ की तरह खुल रहा था, जो प्राचीन परिदृश्य को पूरी तरह से दर्ज कर रहा था। एक मजबूत आदिम आभा फैल रही थी, प्राचीन और विशाल। भित्ति चित्रों में बनी आकृतियां सजीव थीं, मानो वास्तविक हों। वे चित्रों की बजाय तस्वीरों की तरह अधिक प्रतीत होती थीं। झाओ युई और अन्य लोग करीब आ गए, अनजाने में ही वे उस दृश्य में मग्न हो गए। ये किस प्रकार की प्राचीन चित्रकला है? इसे किसने बनाया है? मुझे इसमें एक अनंत प्राचीनता का एहसास होता है। इसकी प्राचीन आभा अद्भुत है। भित्ति चित्रों से एक अदृश्य, अकथनीय आभा निकल रही थी, जो उनके मन को मोहित कर रही थी और उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उनकी आंखों में मौजूद जादूगर और याव जानवर तेजी से जीवंत होते गए, मानो वे खामोशी से जीवित हो उठे हों। उन्हें और करीब खींचते हुए उनके सिर लगभग भित्तिचित्र में समा गए। दृश्य अविश्वसनीय रूप से विचित्र था, उनके शरीर उससे सटे हुए थे। मुझे ऊर्जा का उपयोग, लौ का सही अर्थ समझ में आता है। मुझे बहते पानी का सार दिखाई देता है। प्रकाश का सिद्धांत ही प्रकाशमान करना है। चुड़ैल राक्षस युद्ध के दौरान विभिन्न अद्भुत मंत्रों का प्रयोग किया गया, जिससे उन्हें ऊर्जा उपयोग के सार को समझने की अनुमति मिली। आदिम युद्ध विधियां मार्शल दाओ के गहन सत्य से परिपूर्ण है। झाओ युई ने बुदबुदाते हुए अपनी आंखें याव जाति से लड़ रहे जादूगरों के दृश्यों पर मजबूती से टिका दी, मानो वह आदिम युग में मार्शल दाओ के जन्म की साक्षी बन रही हो। वे जादूगर लंबे थे, उनकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उनका हर वार तकनीक के आदिम स्वरूप से भरा हुआ था। उनकी शक्ति विस्फोटक थी, जिसमें ताकत और सुंदरता का अद्भुत सामंजस्य था। इससे पहले उन्होंने जो चुड़ैल राक्षस युद्ध देखा था, वह मात्र लाइट ब्रेन द्वारा पुनर्निर्मित दृश्य थे, केवल सिमुलेशन थे, जो परिणाम से प्रक्रिया का पुनर्निर्माण करते थे, जिसमें छवियों में कई धुंधले और झूठे हिस्से थे। हालांकि इन भित्ति चित्रों पर चुड़ैल राक्षस युद्ध का सार अंकित था, जिसमें केवल सबसे परिष्कृत भागों को ही उकेरा गया था, जो चुड़ैल राक्षस शक्ति की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करता है। वे पहले से ही ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के अनुभवी छात्र थे और इन्हीं से उन्हें आगे का रास्ता दिखाई दिया। वीर भी ऐसा ही था। ये भित्ति चित्र प्राचीन और वीरान थे, आदिम आभा से भरे हुए थे, फिर भी वे वास्तविक प्रतीत होते थे। बिल्कुल भी मनुष्यों द्वारा चित्रित किए गए नहीं लगते थे, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा स्वाभाविक रूप से निर्मित लगते थे, जिनमें अनंत रचनात्मक शक्ति थी, जो अतुलनीय रूप से असाधारण थी। सियार, भेड़िए, बाघ, तेंदुए, विभिन्न याव जानवर, ये प्राचीन विशालकाय जानवर थे, अविश्वसनीय रूप से क्रूर। साधना के माध्यम से उन्होंने अपनी नस्लीय विशेषताओं को चरम सीमा तक विकसित कर लिया था। उनके हमले, काटने और चीरने की क्षमता गहन सत्य के शिखर तक पहुंच गई थी। वीर ने कुछ देर तक देखा ही था कि उसे अपने रक्त में एक तीव्र ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उसके हाथ अनायास ही हिलने लगे और उसने पशु रूपों के गहन सत्य को महसूस किया। जंगली जानवरों का याओ बीस्ट में बदलना याओ बीस्ट की प्राथमिक श्रेणी थी। इनमें से कई याओ बीस्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से 100 जानवरों के रूप देखने का अवसर दिया, जिनमें से प्रत्येक विशाल याओ बीस्ट अपनी शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग करते हुए आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत होता था। वह उसमें मग्न हो गया, ध्यानपूर्वक समझने लगा और एक विस्मयकारी अवस्था में लीन हो गया। साथी पशु रूपों को एक तरफ रखते हुए उसने अनगिनत चाल शक्तियों की आंतरिक कार्यप्रणाली को देखा और उनके सार तक पहुंचा। उसने स्वाभाविक रूप से एक मुद्रा अपनाई और चलना शुरू कर दिया। मिमिक बीस्ट फिस्ट। उसकी चालों ने 100 जानवरों का रूप धारण कर लिया, प्राचीन याव जानवरों के गहन रहस्यों को आत्मसात कर लिया और लगातार विकसित होती रही। बीस्ट किंग जीन पहले ही सक्रिय हो चुका था और जैसे ही उसकी ची और रक्त का संचार हुआ, बाघों और तेंदुओं की हल्की दहाड़ें सुनाई देने लगी। असली ड्रैगन, काले कछुए, फीनिक्स, ये दिव्य जीव जो प्राचीन काल से पहले ही लुप्त हो गए थे, उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। वीर की मुट्ठी की चालें तदनुसार बदल गईं, जिसमें ड्रैगन का घुमाव, फीनिक्स की उड़ान, सफेद बाघ की क्रूरता, काले कछुए की गहराई और किलिन की शुभता शामिल थी। आनुवंशिक क्षमता में जोड़ 2.1, जोड़ 2.1, जोड़ 2.1। आनुवंशिक क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई।
मिमिक बीस्ट फिस्ट, जो 100 जानवरों के वास्तविक सार को अवशोषित कर रहा था, वह भी एक रूपांतरण से गुजर रहा था। अध्याय 335 पंचात्मा भयंकर मुट्ठी। 5 दिव्य जीव स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों में सर्वोच्च प्राणी है। ड्रैगन जल का राजा है, फीनिक्स आकाश का राजा है और किलिन भूमि के जानवरों का राजा है। काला कछुआ भारी होता है, पृथ्वी का भार वहन करता है और यह उभयचर होता है। सफेद बाघ पंखों के साथ आकाश में उड़ान भरता है, सभी जानवरों का राजा है। 5 दिशाएं और 5 आत्माएं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे परिपूर्ण अस्तित्व है, जो सभी जीवित प्राणियों के सबसे आवश्यक प्रतीकों का एक सम्मिलन है। यदि इसे मुक्केबाजी की तकनीक में परिवर्तित किया जाए तो ये स्वाभाविक रूप से मिमिक बीस्ट फिस्ट के सबसे बड़े गहन सत्य को समाहित कर सकता है। ड्रैगन का घुमावदार वार, फीनिक्स की उड़ान, श्वेत बाघ की क्रूरता, काले कछुए का भारीपन, किलिन की शुभता। वीर ने बार बार इन 5 आत्माओं की गतिविधियों और मुद्राओं पर विचार किया, उन्हें अपनी मुक्केबाजी तकनीक में एकीकृत किया और उसने महसूस किया कि उसकी मिमिक बीस्ट फिस्ट में काफी वृद्धि हुई है। उनकी पिछली मुक्केबाजी तकनीक में कई पशुवत गहन सत्य शामिल थे, लेकिन वह शक्तिशाली नहीं थी। ये केवल बिखरे हुए चालों का एक संग्रह था जिसमें कोई ऐसा मूल तत्व नहीं था जो पशुओं के सार को एकीकृत करके एक संपूर्ण इकाई का निर्माण कर सके। लेकिन अब जब उसने पंच दिव्य पशु मुट्ठी तकनीक का पता लगा लिया था, तो ऐसा लग रहा था मानो इस मुट्ठी तकनीक का कोई मार्गदर्शक सिद्धांत हो, जो तुरंत असंख्य रूपों को समाहित कर लेता है और इसके आश्चर्य को बहुत बढ़ा देता है। बूम बूम बूम, उसकी मुट्ठी की शक्ति में अचानक उछाल आया, जिससे शून्य लोक लगातार कंपन करने लगा। वीर एक अनोखे लोक में प्रवेश कर गया, उसका शरीर उसी के अनुरूप बदल गया, उसका मांस और रक्त उमड़ने लगा, उसका सिर एक प्रमुख ड्रैगन सीन की तरह, उसकी पीठ एक मजबूत कछुए की तरह झुकी हुई, उसके पैर एक छलांग लगाते बाघ की तरह, उसके कंधे फीनिक्स के पंखों की तरह फड़फड़ाने लगे, उसके हाथ एक चील को चीरते हुए पंजों में बदल गए। उसकी चालें भयंकर थीं, लगातार आवाजों के साथ शून्य लोक को चीर रही थीं, मानो तेज धार वाले ब्लेड हवा को चीर रहे हों, फिर भी उसकी हरकतें प्रेतों की तरह तेज थीं। वास्तव में उस मूर्त मुट्ठी के प्रहार ने शून्य क्षेत्र की ऊर्जा को उत्तेजित किया, जिससे हवा, आग और पृथ्वी जैसी विभिन्न घटनाएं उत्पन्न हुईं। 5 दिशाएं और 5 आत्माएं मूल रूप से 5 तत्वों के अवतार थे। इन 5 आध्यात्मिक राक्षसों के सार को समाहित करके वीर की मिमिक बीस्ट फिस्ट में भी गुणात्मक परिवर्तन आया, जिससे ये निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट की सीमाओं को तोड़कर मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट स्तर तक पहुंच गई और मार्शल आर्ट के साथ ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो गई। बाघ, तेंदुआ, सांप, सारस, ये चित्रात्मक मुक्केबाजी नकल वाली मुक्केबाजी धीरे धीरे एकीकृत और आत्मसात हो गई और मूल रूप से जटिल और महारत हासिल करने में मुश्किल मुक्केबाजी तकनीक धीरे धीरे केवल 5 प्रकार की चालों तक ही सीमित रह गई। यह अब मिमिक बीस्ट फिस्ट नहीं रहा, इसे 5 स्पिरिट्स फेरोशियस फिस्ट कहा जाना चाहिए। यद्यपि 5 आत्माओं से केवल 5 प्रकार की चालें थीं, फिर भी उनमें असंख्य घटनाएं समाहित थीं और सभी पशु रूपों के निशान उनमें एकीकृत रूप में पाए जा सकते थे। वीर हवा में तैर रहा था, अपनी नई मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास कर रहा था, उसके चारों ओर विभिन्न ऊर्जाएं व्याप्त थीं, जिससे वह एक दिव्य प्राणी जैसा प्रतीत हो रहा था। सफेद बाघ ने 7 शिकार किए। हवा में एक आकृति धीरे धीरे एक भयंकर बाघ की तरह बन गई, जो लगातार दहाड़ रहा था और दूसरों की मानसिक शक्ति को डरा रहा था। तेज हवा चाकू की तरह गरज रही थी, कठोर हड्डियों की दीवारों को चीरते हुए धूल में बदल रही थी। एजियो ड्रैगन के 9 रूपांतरण। उसका शरीर कोमल और अस्थिहीन था, हवा में तैरता हुआ, लगातार मुड़ता हुआ, स्वतंत्र रूप से विचरण करता हुआ, अजगर की तरह घूमता हुआ, उसके हाथ पंजों का रूप धारण किए हुए, हवा में निरंतर संघर्ष करते हुए, और उसके चारों ओर जलवाष्प एकत्रित होकर उसके पूरे शरीर को घेर लेता था, सूक्ष्म रूप से अजगर का आकार बनाता हुआ, कोढ़ों जैसी लंबी मूंछें और कांटों जैसे सींगों के साथ। सिंदूरी पक्षी सूर्य को निगल जाता है, उसकी हथेली की तकनीक बिजली की तरह विशाल ज्वालाएं उठाती हुई। काला कछुआ पहाड़ को ढोता है, उसकी हथौड़ा चलाने की तकनीक पहाड़ की तरह है, जो धरती पर कंपन पैदा करती है। किलिन वाइल्ड डांस के दौरान भयंकर गर्जना हुई, शून्य लोक में बिजली की चमक फैल गई। पंच आत्माओं के भयंकर मुके ने जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और वज्र की गहन शक्तियों को प्राप्त कर लिया और तुरंत ही असीम शक्ति प्राप्त कर ली। एक साधारण व्यक्ति इस तरह की मुक्केबाजी तकनीक नहीं बना सकता, और इस समय 5 दिव्य राक्षस स्पष्ट रूप से उसकी आंखों के सामने थे। वीर मिमिक बीस्ट फिस्ट में भी निपुण था, वो पशु रूपों के वास्तविक सार को समझता था, जिससे वह 5 आत्माओं के सार को अपनी मुक्केबाजी तकनीक में एकीकृत कर पाता था।
ये देखने में खूबसूरत और गहन लगने वाली चालें वास्तव में घातक हत्या के इरादे को छिपाती थीं, जो बेहद भयावह थी। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। 5 आत्माएं स्वाभाविक रूप से जन्मी दिव्य सत्ताएं थीं, उनका अस्तित्व ही स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का विकास था। उनके शरीरों का अवलोकन करके कोई स्वर्ग और पृथ्वी के परम सत्यों को समझ सकता है। वीर को लगा कि उसने इसका एक 10,000वां हिस्सा भी नहीं समझा है। ऐसे कई अन्य गहन सत्य थे जिन्हें वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, जिनके लिए आगे गहन अध्ययन की आवश्यकता थी। वह उसमें पूरी तरह डूबा हुआ था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी अपनी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था और वह अपनी थकान के बावजूद लगातार मुक्केबाजी की तकनीक का अभ्यास कर रहा था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी ऊर्जा खर्च करनी पड़े। वह लगभग पूरी तरह से उसमें गिरने ही वाला था, खुद को उससे बाहर निकालने में असमर्थ था, जब तक कि उसकी ऊर्जा और रक्त समाप्त नहीं हो गए, और अंत में वह ऊर्जा की कमी से मर गया। गर्जन। उसके हृदय की गहराई में अचानक एक तीव्र उभार आया, एक हिंसक बंदर जैसी दहाड़ उठी और अंतहीन शत्रुता उसके मन में उमड़ पड़ी, जिससे वह पल भर में पूरी तरह जाग गया। वीर पसीने से तरबतर होकर स्तब्ध खड़ा था, तभी उसे एहसास हुआ कि वह लगभग एक बुरे सपने में फंस गया था। इन भित्ति चित्रों को अधिक देर तक देखना उचित नहीं था। इनमें अनंत दाव आकर्षण से परिपूर्ण चुड़ैल राक्षस युद्ध क्षेत्र की सच्चाई दर्ज थी। यदि किसी का संकल्प दृढ़ न हो, तो वह इनमें गहराई से समा जाता, स्वयं को बाहर निकालना असंभव हो जाता, यहाँ तक कि उसकी मानसिक शक्ति भी इनमें समाहित हो जाती। वीर की नज़र चारों ओर घूमी और उसने पाया कि बाकी सभी लोग मोह और भ्रम की स्थिति में थे। जाग जाओ, वह उन्हें जगाने के लिए अभी अभी बाहर गया था। सबसे करीब मौजूद ताइझू ने सहज रूप से एक मुक्का मारा, जो सीधे उस पर लगा। आयरन कोलैप्स फिस्ट। एक मुक्के के साथ उसकी त्वचा जिद्दी लोहे की तरह काली हो गई, अविनाशी अपार बल के साथ, मानो लोहे का पहाड़ हिंसक रूप से गिर पड़ा हो। एक कच्ची शक्ति सब कुछ कुचल रही हो, पहाड़ों को चकनाचूर कर रही हो और चट्टानों को तोड़ रही हो। वीर का चेहरा बदल गया और उसने सहज रूप से अपने सीने के सामने दोनों हाथों से बचाव किया। अगले ही पल वह उड़कर हड्डी की दीवार से जोर से टकराया। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, मानो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसका चेहरा सख्त हो गया। ये ताइझू मात्र एक महान गुरु स्तर की साधना वाला था, फिर भी उसके मुक्केबाजी के वार इतने घातक थे। बाकी के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। ये सभी लोग दाव को समझने के जुनून में डूबे हुए थे। उसे डर था कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो उसे तुरंत घेर लिया जाएगा और उस पर हमला किया जाएगा। यदि वह अब उन्हें परेशान करता है, तो उसे न केवल जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा बल्कि उनकी समझ में भी देरी होगी, जिससे बहुत अधिक शत्रुता उत्पन्न होगी। उसे नहीं पता था कि बाकी लोग खुद को बचा पाएंगे या नहीं, लेकिन महान सम्राट जेनेवु के पौराणिक मार्ग पर चलने वाली झाओयुई के पास दृढ़ दांव हृदय था और उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। समूह को अभी भी समझने की कोशिश करते हुए देखकर वीर की निगाहें गलियारे के गहरे अंधेरे पर टिक गईं, मानो वह किसी अज्ञात स्थान की ओर ले जा रहा हो, जो अनंत गहराई में स्थित हो। वीर का शरीर तेजी से अंदर की ओर मुड़ गया। उसकी आंखों के सामने और भी भित्ति चित्र उभर आए, जो अनगिनत दृश्यों से ढके हुए थे, जिनमें से सभी विभिन्न चुड़ैल राक्षस युद्ध क्षेत्र परिदृश्यों को दर्शाते थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी गहराई, विचित्रता और विविधता थी। उन पर कई याओ बीस्ट प्रदर्शित किए गए थे जो लंबे समय से लुप्त हो चुके थे। वीर ने अपनी पहचान चिप खोली और पूरी शक्ति से स्कैन किया और इन जानकारियों को फाइल में दर्ज कर लिया। ये पौराणिक ज्ञान बहुमूल्य था, इसे बाहर निकालकर बेचने मात्र से ही अनगिनत तारा सिक्कों और पुण्यों का मूल्य प्राप्त हो सकता था, और इसका उपयोग मिथक जीन सोसाइटी की नींव को समृद्ध करने के लिए भी किया जा सकता था, और यहाँ तक कि अनंत मूल्य वाले विशेष पौराणिक पथों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता था। और यह चाल उन महान चुड़ैलों द्वारा प्रदर्शित की गई है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी हत्या करने की तकनीकें क्रूर और जानलेवा, सबसे आदिम मार्शल आर्ट थीं, जिनमें मार्शल दाव का मूल सच्चा सार समाहित था, जो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को जुनूनी बनाने के लिए पर्याप्त था, और इसका उपयोग अपनी मार्शल आर्ट को परिपूर्ण करने के लिए भी किया जा सकता था। लेकिन वीर के पास अब धीरे धीरे सीखने का समय नहीं था, समय कम था, इसलिए बेहतर यही था कि उन्हें ईमानदारी से रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में उनका अध्ययन किया जाए। वीर ने अपनी पहचान चिप के स्कैनिंग मोड को अधिकतम कर दिया और अनगिनत छवियां चिप के डेटा में रिकॉर्ड हो गईं। हालांकि मार्ग के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने तक उसकी आकृति एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी। धीरे धीरे सामने अचानक एक घना कोहरा छा गया, जो लगातार घूमता रहा और धीरे धीरे आकाश और सूर्य को ढकता चला गया, जिससे आसपास का दृश्य देखना असंभव हो गया।
क्या उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं? वीर तुरंत हिचकिचाया। उसने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके उस स्थिति का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से घना कोहरा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे एक विशाल भंवर प्रकट हुआ जिसने उसे अचानक अपनी ओर खींच लिया और वह गायब हो गया। समय और स्थान के बीच बदलाव का एहसास। वीर का शरीर आकाश में ऊपर की ओर उछला और उसने पाया कि वास्तव में उसे एक विशाल पर्वत के मुंह से बाहर फेंक दिया गया था और वह तेजी से हवा में नीचे गिर रहा था। एक बिल्कुल नई दुनिया सामने आई जो प्राचीन भूदृश्यों से भरी हुई थी। अध्याय 336 आदिम जगत की एक दिवसीय यात्रा भाग 1। हरे भरे पहाड़ और स्वच्छ जल। पर्वत श्रृंखलाएं लहरदार थीं, चोटियां एक दूसरे के ऊपर ढेर थीं जो दसियों हजार मीटर ऊंची थीं, मानो स्वर्ग के स्तंभ पृथ्वी से उठकर सीधे आकाश में प्रवेश कर रहे हों। प्राचीन, गंभीर, भव्य, वीरांगी और उतार चढ़ाव की एक असीम आभा ने उसे घेर लिया। प्राचीन जंगलों के विशाल विस्तार ने ग्रैंडमिस्ट के अनछुए स्वरूप का दृश्य प्रस्तुत किया। प्रत्येक प्राचीन वृक्ष एक विशाल स्तंभ जितना बड़ा था, यहाँ तक कि सबसे पतले वृक्ष को भी घेरने के लिए 10 से अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि वह अज्ञात काल से बढ़ रहा था। फिर भी उसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनी हुई थी। वह सभी मौसमों में हरा भरा रहता था। प्रागैतिहासिक दुनिया, एक आदिम दृश्य, समय और स्थान में एक बदलाव जैसा महसूस हुआ, जिससे वीर काफी आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल ये भावना उनके लिए अपरिचित नहीं थी। पिछली बार जब उन्होंने डोंडेन में कुसांगी नो तसुर्गी पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब उन्होंने इसी तरह का दृश्य अनुभव किया था। एक पौराणिक क्षेत्र दुनिया से अलग थलग अपनी ही जगह पर स्थित होता है और इसके रीति रिवाज और दृश्य स्वाभाविक रूप से बहुत अलग होते हैं। तो ये जगह कहाँ थी? वीर की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने अपने आसपास के वातावरण की छानबीन करने के लिए अपने दिमाग का विस्तार किया। बूम बूम बूम। अचानक धरती कांप उठी और दूर तक धूल उड़ने लगी। विशालकाय आकृतियों का एक समूह भव्यता से आगे बढ़ा। उनके दो विशाल दांत आकाश में भेदते हुए भयावह और क्रूर लग रहे थे। ये स्पष्ट रूप से मैंथों का झुंड था, जो प्राचीन पृथ्वी युग में बहुत पहले विलुप्त हो चुके थे। हालांकि उनकी शक्ल सूरत एक जैसी थी, लेकिन उनके शरीर जमीन से खोदे गए जीवाश्मों से कहीं अधिक बड़े थे। प्रत्येक मैमथ 30 मीटर से अधिक ऊंचा था। छोटे पहाड़ों की तरह आगे बढ़ते हुए उनके विशाल पदचिह्न जमीन में गड्ढे छोड़ रहे थे। गर्जना, 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 एक के बाद एक तीखी चीखें गूंज उठीं। 10 मीटर ऊंचे कृपाण दांत वाले बाघों का एक झुंड हाथियों के झुंड से काफी पीछे चल रहा था। उनकी आंखें लालच और क्रूरता से हरी चमक रही थीं। अगर एक या दो विशालकाय जानवर भी पीछे रह जाते या अलग हो जाते, तो भूखे बाघ तुरंत उन पर हमला कर उन्हें खा जाते। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। धूल का गुबार उठा और विशाल चींटीखोर, भयानक पक्षी, मगरमच्छ, ड्रैगन, आदिम युग में विलुप्त हो चुके असंख्य प्राचीन जानवर उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए, मानो जुरासिक वर्ल्ड हो। दूर से एक विशाल ज्वार उमड़ता हुआ आया, जो ऊपर नीचे होता हुआ एक अंतहीन काली धारा का निर्माण कर रहा था। हर जानवर के चेहरे पर भय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, मानो वे किसी बेहद भयानक चीज से भाग रहे हों। वीर पर्वतीय दर्रे पर खड़ा रहा, चुपचाप देखता रहा, काफी देर तक विचारों में डूबा रहा। उसकी आंखों के सामने एक प्राचीन, ऐतिहासिक और उतार चढ़ाव से भरा दृश्य प्रकट हुआ। धुंध के पार ऐसा लगा मानो वह समय की सुरंग से गुजरकर युगों पहले के प्रागैतिहासिक युग में पहुंच गया हो। यह अनोखा और चौंकाने वाला दोनों था। चीख, एक चीख आसमान में गूंजी और आकाश में अंधेरा छा गया। एक विशाल छाया ने सूर्य को ढक लिया, जिससे दिन का उजाला गहरी रात में बदल गया। सूर्य और चंद्रमा की चमक फीकी पड़ गई और सभी नायकों को प्रकाशहीन कर दिया। क्षितिज पर केवल एक धुंधली सी चमक दिखाई दे रही थी। वीर ने ऊपर देखा और धुंधली रोशनी में उसे केवल अवर्णनीय रूप से विशाल पंखों का एक जोड़ा नीचे की ओर फड़फड़ाता हुआ दिखाई दिया, जिससे एक तूफान उठ खड़ा हुआ जो पूरे भूभाग पर फैल गया। हर जगह धूल उड़ाता हुआ छोटे पहाड़ों जितने भारी मैमथ, खूंखार कृपाण दांत वाले बाघ, घने कवच से ढके विशाल पेंगोलिन, एक एक करके वे छोटे चूहों की तरह हवा में उड़ गए, एक राक्षसी मुंह में गिर गए, खून से लथपथ लुगदी में बदल गए। उनका रक्त ऊर्जा हवा में फैल गई। तेज हवा चलने लगी। क्षितिज पर प्रकाश धीरे धीरे तेज होता गया। वीर ने ऊपर देखा और अपने शरीर के आकार के अनुरूप चिप से तुरंत उसे रिकॉर्ड कर लिया। मछली जैसे शरीर और दो विशाल पंखों वाला एक विशालकाय पक्षी तीखी चीख निकालते हुए आसमान में ओझल हो गया। उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड उभर आया। उत्तरी अंधकार में एक मछली रहती है, उसका नाम कुन है।
कुन का आकार हजारों ली तक अज्ञात है, पक्षी में रूपांतरित होकर उसका नाम पेंग है। पेंग की पीठ हजारों ली तक अज्ञात है, जब वह उग्र होकर उड़ती है तो उसके पंख आकाश से लटकते बादलों के समान लगते हैं। ये पक्षी जब समुद्र में हलचल होती है तो दक्षिणी अंधकार की ओर पलायन कर जाता है। ये कुनपेंग है। मछली का शरीर और पक्षी के पंख प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में मौजूद कुछ ही दिव्य प्राणियों में से एक। इस प्राणी के अलावा वीर किसी अन्य ऐसे दिव्य प्राणी के बारे में नहीं सोच सकता था जिसके पास इतनी रहस्यमय शक्तियां हों। कुनपेंग ने अपने पंख फैलाए, जो आकाश और पृथ्वी के समान विशाल थे, और उसकी ऊर्ध्वाधर पुतलियों में ज्ञान का प्रकाश चमक रहा था, जो जीवन की उदासीनता से भरा हुआ था। उसके पंख फड़फड़ाए और प्रकाश की एक लकीर में बदल गए, जो पलक झपकते ही आकाश में गायब हो गई, केवल राक्षसी ऊर्जा को उमड़ते हुए छोड़ गई, जो लंबे समय तक बनी रही। जमीन पूरी तरह से तबाह हो गई थी। जानवरों की लहर के बीचों बीच एक खाली जगह दिखाई दे रही थी, जो पूरी तरह से निगल ली गई थी। लेकिन फिर जानवरों के झुंड लहरों की तरह एक के बाद एक उमड़ पड़े और पल भर में उसे अपने वश में कर लिया, और कुनपेंग द्वारा छोड़े गए निशान भी गायब हो गए। आदिम दृश्य, प्रागैतिहासिक दुनिया, सब कुछ इतना अकल्पनीय था। युगों बीतने के बाद भी एक जीवंत पौराणिक दुनिया शेष बनी रही। अगर ये दृश्य फैल जाए तो संभवतः इससे पूरे अंतर्तार्कीय क्षेत्र में हलचल मच जाएगी, और अनगिनत व्यक्ति और संगठन इसमें प्रवेश करना, अन्वेषण करना और जांच करना चाहेंगे। आकाश अत्यंत सघन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था, जो धुंध में परिवर्तित हो रही थी और विभिन्न प्रकार के विदेशी फूलों और पौधों को पोषित कर रही थी, जो विचित्र आकार के थे और समृद्ध आध्यात्मिक सार से ओतप्रोत थे। इनमें से कई पौधे अंतरिक्ष में बहुत पहले विलुप्त हो चुके थे। क्या ये प्रागैतिहासिक काल है? वीर बेहद खुश था। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। यदि इन विचित्र जीवों और पौधों को बाहर निकाला जा सके तो कौन जाने कितने पुण्य कर्मों के बदले ये फल दे सकते हैं। लेकिन उन्हें जो बात अजीब लगी वही ये थी कि प्रागैतिहासिक काल की ऐसी दुनिया एकांत में कैसे अस्तित्व में रह पाए। इसके भीतर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा होना चाहिए। राक्षसों की उस लहर में प्राचीन भयंकर जीव शामिल थे, जो वास्तव में आदिम शासक थे। वीर ने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा लिया। हालांकि वह डरा हुआ नहीं था, लेकिन वह अनावश्यक परेशानी नहीं चाहता था। वह किनारे से सावधानीपूर्वक देख रहा था और अचानक उसने कुछ अजीब देखा। दूर से जानवरों की ये लहरें तेजी से आ रही थीं, जिनमें हर तरह के जीव आपस में मिले हुए थे। कुछ तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे, फिर भी उनमें एक दूसरे पर हमला करने का कोई संकेत नहीं था। उनकी पुतलियां फैली हुई थीं, तीव्र भय से भरी हुई थीं, मानो वे घबराकर भाग रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गई हो और वे जितनी जल्दी हो सके और जितनी दूर हो सके भागना चाहते थे। आखिर वहां हो क्या रहा था? वीर उस भयानक लहर के स्रोत की ओर देखते हुए आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये प्रागैतिहासिक दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी। वहां कुछ असामान्य घट रहा था, और शायद इससे उसे कुछ सच्चाई का पता लगाने में मदद मिल सकती थी। किस्मत जोखिम लेने वालों का साथ देती है। वीर, जिसके पास लिंगमिंग स्टोन मन की जीन की शक्ति थी, ब्रह्मांड में 1 घंटे से अधिक समय तक जीवित रह सकता था, और कोई भी कठोर वातावरण उसके लिए खुद को बचाने के लिए पर्याप्त था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किसी भी चीज से नहीं डरता था। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा, भयंकर लहरों के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर चला गया। वह भूमि विशाल थी और राक्षसों का झुंड एक लंबे अजगर की तरह था, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। वीर एक प्रेत की तरह धरती पर सरपट दौड़ रहा था। दृश्य भ्रम की तरह तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन लंबे समय तक वह राक्षसी लहर के स्रोत को नहीं देख सका। उसने बस इंतजार करना छोड़ दिया। अपना पैर जमीन पर जोर से पटका और उसकी आकृति हवा में उड़ गई, आकाश में ऊपर उठ गई, मानो बादलों और धुंध पर सवार होकर हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही हो। जैसे जैसे वह ऊपर उठता गया, पहाड़ और जमीन सब उसके पैरों के नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। उसके शरीर में सघन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, यहाँ तक कि उसकी जीन शक्ति भी सक्रिय हो गई। वीर आकाश में उड़ रहा था, उसका शरीर और मन एकदम निर्मल महसूस हो रहा था। धरती की हर चीज उसके पैरों तले थी। दूर से काले धुएं का एक स्तंभ सीधा ऊपर की ओर उठता हुआ, ऊपर की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। बादल और धुंध तेजी से उड़ने लगे और विशाल खंभे के आकार का काला धुआं धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने प्रकट होने लगा। एक अविश्वसनीय रूप से ऊंचा पर्वत खड़ा था, जिसकी ऊंचाई 30,000 मीटर से भी अधिक थी, जिसके मुंह से भयंकर रूप से लपटें निकल रही थीं, जिससे आकाश चमकीले लाल और काले धुएं के गुबार से जगमगा रहा था।
पहाड़ की तलहटी में जंगल में अफरा तफरी मची हुई थी। अनगिनत जंगली जानवर बेतहाशा भाग रहे थे, मानो दुनिया का अंत हो रहा हो। वीर को अचानक एहसास हुआ कि ये ज्वालाएं साधारण पीले लाल रंग की नहीं थीं, बल्कि गहरे बैंगनी रंग से भरी हुई थीं और एक भयानक दुष्ट ऊर्जा विकीर्ण कर रही थीं। ये है दी शाट्रू फायर, अध्याय 337, आदिम जगत की एक दिवसीय यात्रा, भाग 2। पृथ्वी में दुष्ट ऊर्जा ईविल चीक होती है, जो अग्नि में विलीन होकर सब कुछ जला देती है। जब ये पत्थर से टकराती है तो एक प्रचंड धारा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसे पत्थर की अग्नि भी कहा जाता है। आग की लपटें भयावह थीं। इस ज्वालामुखी से निकलने वाली ज्वालाएं साधारण आग नहीं थीं, आध्यात्मिक ऊर्जा आग में विलीन हो गई और बुरी ऊर्जा उसमें समाहित हो गई। वीर ने दान शोधन तकनीक के अभिलेखों को याद किया और तुरंत इसे पहचान लिया। ये दुर्लभ दी शाट्रू फायर थी। हालांकि इस प्रकार की ज्वाला विनाशकारी शक्ति के मामले में विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन रसायन शास्त्र में यह एक उच्च श्रेणी की ज्वाला थी। रसायन विद्या सृजन की कला है, उच्च तापमान हमेशा बेहतर नहीं होता। अनंत गहनताओं को जन्म देने के लिए इसमें यिन और यांग का संतुलन आवश्यक है। उदाहरण के लिए गोल्डन क्रो ट्रू फायर, जिसे ग्रेट सन फायर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे गर्म ज्वाला है, लेकिन इसकी गर्मी इतनी तीव्र होती है कि यह सब कुछ जला देती है। एक बार कोई चीज इसमें गिर जाए तो वह तुरंत राख में बदल जाती है। स्पिरिट मेडिसिन की तो बात ही छोड़िए। हालांकि यह शक्तिशाली है, लेकिन रसायन विद्या के लिए इसका उपयोग करना कठिन है। दी शाट्रू फायर शक्ति में प्रबल नहीं है, लेकिन इसकी ऊष्मा संयमित और प्रचंड है, जो पानी की तरह बहती है। यह अग्नि सार को नुकसान पहुंचाए बिना धीरे धीरे जलती है, जिससे ये स्पिरिट मेडिसिन के सार को निकाल पाती है और इसकी औषधीय क्षमता को अधिकतम करती है। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसके पास कीमियागरी के लिए ट्रू फायर नहीं है, और उसने इतनी जल्दी ट्रू फायर का स्रोत ढूंढ लिया। ये सहजता से हुआ। वीर भी मन ही मन आश्चर्यचकित था। इस संयोग में एक अनिवार्यता भी थी। अंतरतारकीय आध्यात्मिक ऊर्जा के कमजोर होने के युग में भी सच्ची अग्नि पहले से ही दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली चीज थी। लेकिन प्रागैतिहासिक दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी और आध्यात्मिक वस्तुएं हर जगह मौजूद थीं। असली आग साधारण लपटों की तरह ही आम थी, जिसका कोई मूल्य नहीं था। हजारों मीटर ऊंचे इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और उससे निकली विशाल ज्वालाएं दी शाट्रू फायर की थीं। आग की धाराएं बहने लगीं और ज्वालामुखी के गड्ढे से लपटें फूट पड़ीं, जो दूर से एक विशाल मशाल की तरह दिख रही थीं और शून्य लोक को रोशन कर रही थीं। काला धुआं उठता जा रहा था, जिससे हवा में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उसके पास जाने मात्र से ही दम घुटने लगता था। हालांकि वीर पीछे नहीं हटा, बल्कि बादलों और कोहरे पर सवार होकर आगे बढ़ा और ज्वालामुखी की ओर अग्रसर हुआ। उसकी मानसिक शक्ति तलवार की तरह प्रचंड रूप से नीचे उतरी और तुरंत काले धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ी। उसकी आंखों के सामने आग का एक कुंड प्रकट हुआ। लपटें लहरों की तरह उठ रही थीं, पूरी तरह से बैंगनी लाल रंग की, मानो किसी मानव नरक में हो। अपने पत्थर के बंदर जैसे शरीर के बावजूद वीर ने व्यक्तिगत रूप से इतने उच्च तापमान में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। वास्तविक अग्नि साधारण अग्नि से भिन्न होती है। साधारण आग कणों के उत्सर्जन से उत्पन्न एक ऊर्जा अवस्था मात्र है, जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता। हालांकि सच्ची अग्नि में ठोस तत्व होते हैं, जिनमें भौतिक और ऊर्जा दोनों गुण होते हैं, और यहां तक कि विचित्र शक्तियां भी होती हैं। दी शाट्रू फायर का पूरा ज्वालामुखी, यहां तक कि अगर कोई अंतरिक्ष यान उसमें प्रवेश कर जाए तो वह पिघलकर लावा बन जाएगा। वीर का शरीर चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, वह आकाश और पृथ्वी की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। इसे पूरी तरह से वश में करने के लिए उसे ट्रू फायर सीड प्राप्त करना था। अग्नि बीज जमीन से उगता है और आग की तरह खिलता है। फायर सीड हाथ में होने पर ट्रू फायर को इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन फायर सीड्स ट्रू फायर के सबसे गहरे हिस्से में छिपे होते हैं, जिससे उन्हें विशेष साधनों के बिना प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वीर ने अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अंदर प्रवेश कर पाए, उसने तुरंत ही झुलसा देने वाले तापमान को महसूस किया, जिसने उसकी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। मन की शक्ति निराकार और सारहीन होने के कारण हमेशा से अजेय रही थी। ये पहली बार था जब यह विफल हुई। ये भेद भी नहीं सकी और अग्निकुंड को जबरदस्ती विभाजित करने का प्रयास करना व्यर्थ था। कुछ देर तक उसे कोई समाधान नहीं सूझा और वह आग के कुंड के ऊपर लटका रहा, खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अपनी उंगलियों पर पहनी दोनों अंगूठियों को धीरे धीरे सहलाते हुए वीर के मन में एक विचार कौंधा और उसे तुरंत एक योजना सूझी।
वह ये कैसे भूल सकता था कि उसके हाथ में अभी भी एक दिव्य तीक्ष्ण हथियार, असीम दिव्य लोहा मौजूद था। ये लोहे की छड़ प्राचीन पौराणिक युग की एक विरासत थी, जिसका उद्गम अज्ञात था, जो 10,000 वर्षों तक बिना क्षय के टिकी रही, इच्छा अनुसार आकार बदलने में सक्षम थी और एक विशाल महाद्वीप को सहारा देने में सक्षम थी। अब भी वीर इसके सभी रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। यद्यपि ये दिशा ट्रू फायर बेहद प्रचंड थी, फिर भी यह असीम दिव्य लोहे को शुद्ध करने में सक्षम न हो, ऐसा असंभव था। बढ़ो बढ़ो बढ़ो। वीर के एक विचार से उसके हाथ में लोहे की छड़ बड़ी हो गई, जल्दी ही 100 मीटर से अधिक लंबी हो गई, जैसे कोई विशाल स्तंभ अचानक आग के कुंड में गिर गया हो, उसे लगातार हिला रहा हो। जैसे कोई दिव्य शक्ति समुद्र को मथ रही हो, वैसे ही बहती हुई अग्निधाराओं ने एक विशाल भंवर का निर्माण किया, जो लगातार सरसराहट की आवाज के साथ घूमता रहा। धीरे धीरे केंद्र में एक खाली जगह दिखाई देने लगी, जिससे अग्निकुंड का आंतरिक दृश्य प्रकट हुआ। लेकिन इस अग्निकुंड की गहराई कल्पना से परे थी, कम से कम कई 100 मीटर। वीर ने गहरी सांस ली, अपनी पूरी ताकत जुटाई और बेताब होकर हिलने डुलने लगा। ज्वाला का बवंडर लगातार बड़ा होता गया, ज्वालामुखी के चारों ओर की चट्टानों से टकराता गया और चट्टानों को पिघलाकर एक बहते हुए पिंड में बदल दिया। वीर की निगाहें भावर के निचले हिस्से पर टिकी हुई थीं, तभी अचानक एक शुद्ध बैंगनी रंग, तारे की तरह चमकदार, दिखाई दिया। उसने अपनी दृष्टि केंद्रित की और अग्निकुंड की तलहटी में एक शुद्ध बैंगनी रंग का 18 पंखुड़ियों वाला कमल तैरता हुआ देखा, जो अकेला खड़ा था और हल्का हल्का खिल रहा था। प्रत्येक पंखुड़ी वास्तव में शुद्ध बैंगनी ज्वाला से बनी थी, जो प्रकृति में अलौकिक थी, फिर भी ठोस प्रतीत होती थी। ये दिशा की सच्ची अग्नि का अग्नि बीज है। वीर ने मन ही मन प्रसन्नता व्यक्त की। उसकी मानसिक शक्ति तुरंत फैल गई। एक अदृश्य हाथ का रूप धारण कर उसने इसे हवा से पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह पल भर में ही भस्म हो गया। ये ठीक नहीं है। वीर को दान शोधन तकनीक में दर्ज सच्ची अग्नि को वश में करने की विधि याद आई। उसने नाचती हुई तितली की तरह तेजी से हाथ के इशारे बनाए और उसकी मानसिक शक्ति उसी के अनुसार रूपांतरित होकर एक पुनर्तः बंद गोले में समा गई। भीतर मानसिक शक्ति सुनहरे प्रकाश में संघनित होकर एक प्राचीन प्रतीक बन गई, जो पकड़ो का चिन्ह था। मन शक्ति का गोला अग्नि कमल पर गिरा और तुरंत तेजी से झुलस गया, लगातार भस्म होता रहा और छोटा होता गया। उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें बह रही थीं। वीर तनावग्रस्त दिख रहा था। इस अग्नि कमल की गर्मी वास्तव में बहुत तीव्र थी और इसे वश में करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन परिस्थिति जितनी गंभीर होती थी, वह उतना ही कम विलंब कर पाता था। उसने दांत पीसते हुए अपनी सारी मानसिक शक्ति को उस छोटे से मानसिक शक्ति के गोले में केंद्रित कर दिया। यह एक पुनर्तः गोल लोहे के अंडे की तरह था, जिसे तीव्र ताप से झुलसाया जा रहा था, फिर भी ये लगातार मूल चिन्ह को क्षति से बचा रहा था। अंत में जब केवल एक पतली परत शेष रह गई, तो वह प्रतीक अंततः अग्नि कमल के भीतर जा गिरा और अचानक प्रकाश से भर उठा। विस्फोटक ज्वालाएं तुरंत शांत हो गईं, मानो किसी मेमने की तरह सौम्य हो गईं। वीर को अचानक यह एहसास हुआ कि उसने अग्नि कमल के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर लिया है और एक विचार से ही वह इसे अपनी भुजा की तरह आसानी से नियंत्रित कर सकता है। जैसे ही उसकी एकाग्रता भंग हुई, उसका हाथ कांपने लगा और बल तुरंत धीमा हो गया। चारों दिशाओं से अग्नि की धाराएं उमड़ पड़ी, जिससे भंवर तुरंत बिखर गया और अग्नि कुंड मथने लगा। लेकिन वीर को इसकी परवाह नहीं थी। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और दूर से इशारा किया। एक सरसराहट के साथ आग का कुंड अलग हो गया और आग से ज्वाला का एक कमल फूट पड़ा, जो उसके हाथ में आ गिरा, मानो वह कोई वास्तविक वस्तु हो, चुपचाप तैरता हुआ। उसकी शक्ति सीमित थी, जिससे उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। वीर ने हल्की सी मुस्कान दी। ये वस्तु देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन जब तक अग्नि बीज मौजूद था, ऊर्जा से सक्रिय करने पर यह स्वतः ही वास्तविक अग्नि में परिवर्तित हो जाती, जो सब कुछ जला देती और अनंत अद्भुत उपयोगों को समेटे हुए थी। पुनः प्राप्त करो। उसने अचानक एक हस्त मुद्रा बनाई और अग्नि कमल तुरंत सिकुड़ गया, उसकी भौहों के बीच समा गया, जिससे एक बैंगनी कमल का निशान दिखाई दिया। इससे उसके मूल रूप से सुंदर चेहरे में कई दिव्य और रहस्यमय गुण जुड़ गए, जिससे वह एक दिव्य प्राणी जैसा दिखने लगा। वीर ने चुपचाप कुछ महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर अचानक उसकी आंखें थोड़ी सी खुली और एक बैंगनी रोशनी चमकी। उसके हाथों ने एक मुद्रा बनाई, मानो कोई खिलता हुआ कमल हो। आग आओ। धमाका। उसकी हथेली से चुपचाप आग का एक गोला फूट पड़ा, जो स्वतः प्रज्वलित हो गया और इच्छा अनुसार विभिन्न आकृतियों में बदल गया। उड़ते पक्षी, चलते जानवर, फूल, पक्षी, मछली, कीड़े, एक अंतहीन विविधता। वीर का दिल अचानक साफ हो गया।
अंततः उसने सच्ची अग्नि को पूरी तरह से वश में कर लिया था। अध्याय 338 आदिम जगत की एक दिवसीय यात्रा भाग 3। आग की लपटें भड़क उठीं और उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह अग्नि पुरुष जैसा दिखने लगा। तीव्र गर्मी उमड़ पड़ी, बाहर की ओर फैलती गई, जो अत्यंत शक्तिशाली थी। वीर ने अपनी पूरी शक्ति को उस मारक क्षमता को समझने और उसमें महारत हासिल करने पर केंद्रित कर दिया। जब तक कि उसे उस पर कुशल नियंत्रण प्राप्त नहीं हो गया, वह उसे अपनी इच्छा से इस्तेमाल करने में सक्षम हो गया। फिर धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच लिया। वापस लौटो। हाथ के एक झटके से सच्ची अग्नि स्वाभाविक रूप से सिमट गई, एक ज्वलंत कमल में परिवर्तित हो गई और उसके शरीर में समाहित हो गई। खुद को नीचे देखते हुए, शुरुआत में गोलाबारी से अपरिचित होने के कारण उसके कपड़े थोड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अलावा उसे कोई और चोट नहीं आई थी, यहाँ तक कि उसका एक बाल भी नहीं झुलसा था। वीर की गहरी संयमित मुद्रा के बावजूद वह इस क्षण में मन ही मन प्रसन्न होने से खुद को रोक नहीं सका। इस दिशा ट्रू फायर के साथ न केवल उसकी कीमियागरी में एक बड़ी सफलता मिलेगी, बल्कि इसे जारी करना हमलों से निपटने का एक उत्कृष्ट और दुर्लभ तरीका भी था। इस तरह उन्होंने ऊर्जा हमले की एक दुर्लभ विधि में भी महारत हासिल कर ली, जिसे एक तुरुप का पत्ता कहा जा सकता है। दुर्भाग्यवश इस प्रागैतिहासिक दुनिया में पहुंचने के कारण समय सीमित था और वह इस वास्तविक अग्नि की शक्ति का परीक्षण नहीं कर सका कि उसकी कीमियागरी कितनी चमत्कारी हो सकती है। इसके अलावा अब उसके पास स्पिरिट मेडिसिन न होने के कारण एक चतुर गृहिणी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती, यहाँ तक कि कीमियागरी होने पर भी वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। आध्यात्मिक चिकित्सा। वीर के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। प्रागैतिहासिक दुनिया में घनी उत्पत्ति ऊर्जा ओरिजिन की हुई है और इसने अभी भी अपने प्राचीन परिदृश्य को संरक्षित रखा है, इसलिए इसमें दुर्लभ फूलों और विदेशी पौधों की कभी कमी नहीं होती है। यहाँ से तोड़ी गई घास की कोई भी तिनका आने वाली पीढ़ियों में एक दुर्लभ आध्यात्मिक वस्तु बन जाएगी। इस प्रागैतिहासिक दुनिया में आकर कुछ भी न इकट्ठा करना, क्या ये स्वर्गिक संसाधनों की बर्बादी नहीं होगी? ये सोचकर वीर अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही अग्नि बीज एकत्र किए गए, ज्वालामुखी विस्फोट भी थम गया और एक प्राकृतिक आपदा अदृश्य रूप से हल हो गई। उग्र लावा का सैलाब धीरे धीरे शांत हो गया। जमीन पर केवल लावा ही बचा रहा, जो धीरे धीरे चट्टान में बदल रहा था, जिससे बर्फीली गर्मी निकल रही थी और निशान छूट रहे थे। वीर बिना एक पल भी रुके जल्दबाजी में वहां से चला गया। सच्ची अग्नि को वश में करने के बाद उसके पास आराम करने का ज्यादा समय नहीं था। उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह से विकसित हो गई। उसने एक ऊंचे स्थान से तेजी से अवलोकन किया और जल्द ही उसकी आंखों के सामने एक घाटी प्रकट हो गई। इसके भीतर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित थी, जो एक आध्यात्मिक झरने की तरह बह रही थी, अक्षय थी, जिससे ये प्रागैतिहासिक दुनिया में भी एक दुर्लभ आध्यात्मिक भूमि बन गई थी। आसपास के भूगोल का अवलोकन करते हुए उसने निरंतर पर्वत श्रृंखलाएं देखीं, जो असंख्य ड्रैगनों के समान थीं, जिनकी संख्या 6 तक थी, जो 6 ड्रैगनों के आलिंगन के शगुन के साथ एक प्राकृतिक संरचना का निर्माण कर रही थीं। जहां आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होती है, वहां अद्भुत चीजें अवश्य ही उत्पन्न होती हैं। वीर का हृदय आनंद से भर गया। वह बादलों से उतरकर घाटी में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने घाटी में कदम रखा, ऐसा लगा मानो वह किसी अदृश्य अवरोध को पार कर गया हो। असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा चारों दिशाओं से प्रवाहित हुई, जिससे उसका शरीर ऐसा महसूस करने लगा जैसे वह किसी आध्यात्मिक झरने में भीग रहा हो, हल्का, निर्मल और अत्यंत आरामदायक। आध्यात्मिक ऊर्जा धुंध में तब्दील हो गई, जिससे घाटी अस्पष्ट दिखाई देने लगी, मानो कोई अलौकिक अमरलोक हो। वह उसमें टहलते हुए भीतर के जीवंत जीवन का अवलोकन कर रहा था। विदेशी फूल और दुर्लभ पौधे घनी परतों में फैले हुए, एक छिपा हुआ स्वर्ग, पृथ्वी पर एक परिलोक की तरह, जो किसी को वहां ठहरने और वापस न लौटने के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन पृथ्वी पर एलिस इन वंडरलैंड थी। क्या अंतरतारकीय युग में मैं, वीर, प्रागैतिहासिक दुनिया में भटकता हूँ। वीर के होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी मानसिक शक्ति ने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। आध्यात्मिक धुंध के बावजूद सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता था। उन्होंने फनेस अल्कमी संप्रदाय की संपूर्ण विरासत प्राप्त कर ली थी, जिसमें केवल अल्कमी तकनीकें ही नहीं थीं, स्वाभाविक रूप से स्पिरिट मेडिसिन का अध्ययन भी विस्तार से प्रलेखित था। आध्यात्मिक औषधि को कच्चे माल के रूप में उपयोग किए बिना सबसे उन्नत कीमियागिरी भी बेकार हो जाएगी। अंतरिक्षीय युग में प्राचीन औषधि शोधन तकनीकों में प्रयुक्त अधिकांश औषधीय सामग्रियां विलुप्त हो चुकी थीं, इसलिए अधिकांश रसायन विद्या का उपयोग अब संभव नहीं था।
वीर, जिसने अभी अभी रसायन विद्या की यात्रा शुरू की थी, के लिए विकल्प खोजना अभी भी बहुत कठिन था। उन्हें कच्चे माल न मिलने की चिंता थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें प्रागैतिहासिक दुनिया में प्रवेश करने का यह अवसर मिल गया। सौभाग्य का ऐसा सुनहरा मौका मिलने पर वे स्वाभाविक रूप से खाली हाथ नहीं लौट सकते थे। और वाकई जल्द ही एक विलुप्त हो चुका औषधीय पौधा उसके सामने प्रकट हो गया। लोहे के समान कठोर चट्टान की दीवार पर ओस से भीगा हुआ और जीवंत एक आध्यात्मिक पौधा पत्थर को चीरता हुआ मजबूती से उग रहा था। उसमें ठीक 7 पत्तियां थीं, न ज्यादा न कम। प्रत्येक पत्ती चांदी की रोशनी से जगमगा रही थी, छाया में छिपी हुई तारों की तरह चमक रही थी, जिनकी कुल संख्या सप्तर्षि मंडल के 7 तारों के बराबर थी। 7 सितारा घास स्टार पिल्स को परिष्कृत करने का एक प्रमुख घटक था। ये तारों की शक्ति को अवशोषित कर सकती थी। जब इसे औषधीय गोली के रूप में परिष्कृत किया जाता था तो यह व्यक्ति को स्टार दाव बॉडी प्राप्त करने में मदद कर सकती थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से स्टार पावर को नियंत्रित करने की क्षमता होती थी, जिससे ब्रह्मांड में यात्रा करना समतल भूमि पर चलने जितना आसान हो जाता था। निस्संदेह यह एक प्राचीन साधना शब्द था। अंतरतारकीय युग में इसका अर्थ था सूर्य, चंद्रमा और तारों की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम तारा प्रकार के पौराणिक जीन को जागृत करना। यदि ऐसी औषधीय गोली को परिष्कृत किया जाए तो उसका मूल्य क्या होगा, उसके गुण क्या होंगे? रसायन विद्या दाव की रक्षा करने की विधि है। यदि वीर वास्तव में रसायन विद्या को विकसित कर पाता तो भविष्य में अंतरतारकीय ब्रह्मांड कितना भी विशाल क्यों न हो, उसे कभी भी संसाधनों की कमी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वह कहीं भी जाए। 7 स्टार ग्रास प्राप्त करने के बाद उसका मनोबल बढ़ा और उसने अपनी खोज जारी रखी। 100 फ्लावर्स स्पिरिट जेड गोल्डन थंडर बैम्बू स्पिरिट सैंडलवुड, इन दुर्लभ और कीमती पौधों को उसने ऐसे इकट्ठा किया मानो वे बेकार हों, जैसे कोई हंस अपने पंख नोच रहा हो। ये प्रागैतिहासिक दुनिया अनिश्चित काल से वीरान पड़ी थी और कोई भी जीवित व्यक्ति कभी इसमें प्रवेश नहीं कर पाया था। 300 साल पुराने जिनसेंग और 100 साल पुराने पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम जैसी आध्यात्मिक औषधियां असंख्य थीं, ठीक वैसे ही जैसे सड़क किनारे उगने वाले खरपतवार। पहले तो वीर कुछ देर के लिए हैरान रह गया, लेकिन बाद में उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह पूरी तरह से संग्रह करने में मग्न था और किसी समय उसने दवा भट्टी की जगह खोल दी थी, जिसका उपयोग वह भंडारण स्थान के रूप में कर रहा था। जैसे जैसे वह घाटी की गहराई के करीब पहुंचता गया, आध्यात्मिक ऊर्जा घनी होती गई और आध्यात्मिक औषधि अधिक जीवंत प्रतीत होने लगी। मदद, मदद, मदद! अचानक एक बच्चे जैसी तीखी चीख उसके कानों में पड़ी, जो अत्यधिक घबराहट से भरी हुई थी। वीर की मानसिक शक्ति ने व्यापक प्रभाव डाला और उसने पाया कि दूर एक अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर एक भयानक रूप से विशाल अजगर कुंडली मारकर बैठा था और गुफा की गहराई की ओर फुफकार रहा था। भीतर से एक शिशु जैसी रोने की आवाज आई। सबसे अंदरूनी हिस्से में एक गोल मटोल बच्चा छिपा हुआ था, डर से कांप रहा था, बेहद दयनीय लग रहा था और सहानुभूति जगा रहा था। उसके सिर पर बालों की तरह दिखने वाले केवल 2 पत्ते ही ये दर्शाते थे कि वह इंसान नहीं था। शेनवा! वीर की आंखें चमक उठीं। फुफकार, फुफकार, फुफकार! अजगर फुफकारा, जिसकी आवाज किसी ड्रैगन के दहाड़ने या बाघ के गुर्राने जैसी थी। उसका विशाल सांप जैसा शरीर बेताब होकर संकरी गुफा के प्रवेश द्वार में घुस गया। वह इस स्वादिष्ट टुकड़े को अपने मुंह में डालना और उसे दिल खोलकर चबाना चाहता था। जैसे ही वह सांप के मुंह में गिरने वाला था, शेनवा की आंखों से 2 साफ सुथरे आंसू टपक उठे। वीर के पास सोचने का समय नहीं था और वह तेजी से आगे बढ़ गया। पौधों का आत्मा बनना जानवरों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक कठिन था। अंतरतारकीय साधना का पुनरुद्धार हाल ही में हुआ था। अब तक वीर ने एक भी जीवित दानव या आत्मा को नहीं देखा था। इतना ही नहीं, यह एक ऐसी आध्यात्मिक औषधि थी जो स्वयं एक आत्मा बन गई थी, जिससे यह और भी दुर्लभ हो गई थी। हलचल को भांपते हुए जियाओ अजगर ने अपना सिर ऊंचा उठाया, फुफकारा। उसकी ऊर्ध्वाधर पुतलियां ठंडी और क्रूर थीं और वह सीधे ऊपर घूर रहा था। क्या यह एक जियाओ है? वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गौर से देखा, फिर सिर हिला दिया। उसके पैर तो थे लेकिन हाथ पैर नहीं थे। उसे जियाओ ड्रैगन नहीं कहा जा सकता था, ज्यादा से ज्यादा वह एक जियाओ सांप ही था। अगर वह जियाओ ड्रैगन होता तो वीर बिना सोचे समझे मुड़कर चला जाता। अगर यह सिर्फ जियाओ ड्रैगन की विशेषताओं वाला अजगर होता तो वह डरता नहीं। वह तेजी से पास आया। अजगर ने महसूस किया कि उसकी धमकी बेकार है। उसने तुरंत अपने दांत खोले और काट लिया, यहां तक कि अपने मुंह से काले राक्षसी आग का गोला भी थूक दिया।
वीर के चेहरे पर शांति का भाव था। उसने न तो चकमा दिया और न ही बचाव किया, बल्कि हाथ के इशारे किए। तभी दिशा की सच्ची अग्नि का एक गोला तेजी से धधकते हुए वापस लौट आया। इससे न केवल राक्षसी आग तितर बितर हो गई, बल्कि इसने पल भर में उस विशाल सांप को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह कोयले में बदल गया और जमीन पर गिर गया। वूश! ये देखकर कि वह अभी अभी एक खतरे से बच निकला है, शेनवा ने तुरंत एक और भी भयंकर व्यक्ति को देखा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और भागने की चाह में सीधे जमीन में घुस गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? वीर ने इस चाल का पहले ही अनुमान लगा लिया था। एक विचार के साथ उसने अपने हाथ से दूर से पकड़ने का इशारा किया। मिट्टी फट गई और तुरंत ही एक गोल मटोल बच्चा बाहर निकल आया, जिसे एक अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखा था और वह खुद को छुड़ाने में असमर्थ था। वीर करीब से देखने के लिए झुकने ही वाला था। गोल मटोल बच्चा मानो किसी शैतान को देख ले, उसने मुंह फुला लिया और तुरंत दोनों हाथों से अपनी आंखें मलते हुए फूट फूट कर रोने लगा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, वह बेहद दुखी लग रहा था। वाह वाह वाह! रोने की आवाज घाटी में गूंजती रही, काफी देर तक बनी रही और दूर दूर तक फैलती गई। वीर अवाक रह गया। क्या मैं इतनी डरावनी हूं? अध्याय 339 आदिम जगत की एक दिवसीय यात्रा भाग 4। वाह वाह वाह! एक बच्चे के रोने की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी, जिसे सुनना दिल दहला देने वाला और वास्तव में मार्मिक था। देखना दुखद था, ये बहुत ही दुखद था। एक गोल मटोल बच्चा, जिसकी त्वचा गोरी थी और जिसने लाल रंग की कमरबंद पहनी हुई थी, को एक अदृश्य हाथ ने हवा में उल्टा लटका रखा था। उसके अंग छटपटा रहे थे, फिर भी वह जमीन को छूकर पृथ्वी से बच नहीं पा रहा था। चटक चटक लपटें जल रही थीं, एक विशाल अजगर को आग पर भूना जा रहा था। उसकी चर्बी टपक रही थी और उसकी सुगंध नाक में घुस रही थी। वीर जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और बड़े चाव से चबा रहा था। सांप का मांस अद्भुत रूप से चबाने योग्य था, मुंह में घुल जाता था और प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा मांस की भरपूर सुगंध के साथ उसके पेट में प्रवेश कर गई, जल्दी से उसके शरीर में समाहित हो गई, उसके हर हिस्से को पोषण प्रदान किया, क्योंकि गर्मी की धाराएं उसकी नसों और उसके शरीर के सभी हिस्सों में प्रवाहित हो रही थीं। सांप के मांस के पोषण की प्रचुरता और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की अधिकता साधारण जीन औषधि की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। ये बाढ़ का अजगर मूल रूप से एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर प्राणी था, जो दानव बनने से बस एक कदम दूर था। इसका मांस और रक्त समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था, व्यावहारिक रूप से एक स्वचालित आध्यात्मिक औषधि, वास्तव में एक महान टॉनिक। जैसे ही सांप का मांस उसके पेट में गया, वह तुरंत ही गर्म धाराओं के प्रचंड प्रवाह में बदल गया, जो फैल गया, जिससे उसका पेट एक धधकती भट्टी जैसा महसूस होने लगा। वीर ने अतिरिक्त ऊर्जा को पचाने के लिए तुरंत बीस्ट किंग जीन और क्यूई रिफाइनिंग तकनीक को सक्रिय कर दिया। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 2.8 जोड़ 2.8 जोड़ 2.8। एक अंतरतारकीय साधक बनने के बाद से साधारण भोजन का उस पर कोई खास प्रभाव नहीं रह गया था। यह अशुद्धियों जैसा था, स्वादहीन, और बहुत अधिक खाने से उसे नुकसान भी हो सकता था। वह भोजन के रूप में केवल पोषक तत्वों के घोल और जीन पोषण का ही उपयोग कर सकता था। हालांकि वे पोषण से भरपूर थे, लेकिन वे फीके और बेस्वाद थे, और कोई कितना भी पी ले, कोई भी इससे ऊब जाएगा। लेकिन ये सांप का मांस बिल्कुल अलग था। यह कोमल और स्वादिष्ट था, इसका स्वाद वास्तव में उत्कृष्ट था, जिसने उसकी खाने की इच्छा को पूरी तरह से जगा दिया। किसने कहा कि सांप का मांस चिकन जैसा होता है? इस फ्लड ड्रैगन का मांस प्राइम स्टेक से भी ज्यादा मुलायम था। वीर लगातार और अधिक भोजन लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, मानो वह भूखा भूत बनकर लौट आया हो। फिर भी उसकी निगाहें रोते हुए गोल मटोल बच्चे पर टिकी हुई थीं। वह कुछ सोच रहा था, उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। इस गोल मटोल बच्चे के बुरी तरह रोने पर मत जाए। जमीन पर पैर रखते ही यह शायद जमीन में गड्ढा खोदकर भागने की कोशिश करेगा। दरअसल प्राचीन चीन में पुराने दाओवादी जिनसेंग इकट्ठा करने वाले लोग शेनवा को लाल रस्सियों से कसकर बांध देते थे, ताकि वह बिल खोदकर भाग न सके। शेनवा 100 साल पुराना जिनसेंग था, जिसने चेतना प्राप्त कर ली थी, अपने पौधे के रूप से अलग हो गया था और पहले से ही एक जीवित आत्मा राक्षस था। जब स्पिरिट मेडिसिन दाव को प्राप्त कर लेती है, तो उसका रक्त और जड़ के बाल दुर्लभ स्पिरिट मेडिसिन बन जाते हैं, जो कीमियागरी के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं और आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करने का प्रभाव रखते हैं।
इससे भी बेहतर बात यह थी कि यह शेनवा अपने पौधे के शरीर से अलग हो चुका था और स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। जितनी भी मात्रा में इसे काटा जाता था उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता था, जिससे यह एक अक्षय, कभी न खत्म होने वाली आध्यात्मिक औषधि की तरह बन जाता था। चाहे वह कितना भी प्यारा क्यों न दिखे, वीर का संकल्प लोहे जैसा था। वह उसकी दिखावट से धोखा नहीं खाएगा और उसे जाने नहीं देगा। उसे पता भी नहीं था कि उसकी आंखें हरी हो गई थीं, जिससे शेनवा डर के मारे कांपने लगा और रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। क्या तुम्हें सांप का एक टुकड़ा चाहिए? वीर ने बिना ज्यादा सोचे समझे हल्की सी मुस्कान के साथ सांप के मांस का एक टुकड़ा तोड़कर शेनवा के हाथ में रख दिया। अप्रत्याशित रूप से शेनवा ने सावधानीपूर्वक इस भयानक प्राणी को देखा, अपनी लार नीली और वास्तव में सुगंधित सांप के मांस के लिए लार टपकाने वाला भाव दिखाया। अंततः खुद को रोक न पाने के कारण उसने सांप के मांस को दोनों हाथों से पकड़ लिया और बड़े बड़े निवाले लेकर उसे निगलने लगा। उसका उग्र व्यवहार वीर से भी कहीं अधिक अतिरंजित था। उसकी दोनों हरे रंग की आंखें सिकुड़ी हुई थीं, जो आनंद का भाव प्रकट कर रही थीं। क्या ये शेनवा मांस खाता है? ये सचमुच अजीब है। वीर ने अपना हाथ हिलाया, शेनवा को पकड़ लिया और उसकी मानसिक शक्ति उसके शरीर में समा गई और उसने ध्यान से उसे महसूस किया। जिनसेन का बच्चा बिना किसी द्वेष भावना के, दुनिया की परवाह किए बिना मांस खाता रहा, मानो वह पुनर्जन्म लिया हुआ भूखा भूत हो। ये वीर के प्रति अपने पिछले भय को भी पूरी तरह से भूल चुका था। इसका दिमाग कागज की एक खाली शीट की तरह सरल हो गया था। स्कैन करने के बाद वीर तुरंत सोच में पड़ गया। आत्मा राक्षस की विचित्रता वास्तव में कल्पना से परे थी। 100 वर्षों तक साधना करने से मानव रूप धारण करना इतना आसान नहीं था। जांच करने पर वह ये जानकर चौंक गया कि जिनसेन का ये खजाना पूरी तरह से मांस और रक्त से बना था। पहले से ही एक वास्तविक जीवित प्राणी था, इसलिए मांस खाना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। दरअसल उसकी भूख वीर की भूख से कहीं ज्यादा थी। उसके दांत चबाते और कुतरते रहे और वास्तव में सांप के मांस का आधे से अधिक हिस्सा उसके पेट में चला गया। जैसे ही इसने प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर बार ड्रैगन का मांस खाया, जिनसेन शिशु का शरीर भी एक फूले हुए गुब्बारे की तरह तेजी से फैल गया। अगर यह पहले केवल 2 या 3 साल का था, तो अब यह 5 या 6 साल का लग रहा था। इसके अंग पूरी तरह से विकसित हो गए थे। यह तब तक नहीं रुका जब तक इसका पेट पूरी तरह से भर नहीं गया। फिर यह संतुष्टि से जमीन पर लेट गया और खुशी से चिल्लाने लगा। इस समय वीर की ओर उसकी निगाहों में कोई भय नहीं था। वह उस पर चढ़ रही थी, मानो आत्मसंतुष्ट दिख रही हो। क्या ये कहावत सही है कि दूध माँ है, मांस पिता है? वीर का दिल घबरा गया। ये शेनवा केवल 5 या 6 साल की थी। उसका दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं था, इसलिए उसे वश में करना उतना मुश्किल नहीं हो सकता जितना सोचा जा रहा था। उसे अपने ऊपर रेंगने देते हुए उसने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और बचे हुए फ्लड ड्रैगन के मांस को साफ करने लगा। अपनी विस्तारित मानसिक शक्ति के साथ यदि यह शेनवा जमीन में सुरंग खोदकर भागने की कोशिश भी करता, तो भी उसे पकड़ लिया जाता, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता की कोई आवश्यकता नहीं थी। विशालकाय बाढ़ का अजगर 10 मीटर से अधिक लंबा था और पानी के एक बैरल जितना मोटा था। उन्होंने उसकी पूंछ का केवल एक हिस्सा खाया था और उसके शरीर का आधे से अधिक हिस्सा बचा हुआ था। वीर के हाथ ने चाकू की तरह कसकर पकड़े हुए खून को सोख लिया और उसे सावधानीपूर्वक संरक्षित किया और उसमें से एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे एक गोल वस्तु बाहर गिरकर उसकी हथेली में आ गिरी। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये सांप के पित्ताशय से संघनित होकर बना हो, पूरी तरह से पारदर्शी हो और इसमें न केवल खून की कोई गंध नहीं थी, बल्कि यह एक मीठी सुगंध से भरा हुआ था, जो काफी असाधारण थी। ये देखकर शेनवा, जो इतना भरा हुआ था कि सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, एक भूखे भेड़िए की तरह झपटा, चिल्लाते हुए और कीमती मोती को निगलने की कोशिश करने लगा। वीर ने अपना हाथ घुमाया और कीमती मोती पल भर में गायब हो गया। शेनवा ने वीर की हथेली को काट लिया। उसके दांत आश्चर्यजनक रूप से सख्त थे। वे लगातार चिंगारियां बिखेरते हुए चबा रहे थे और हथेली को छोड़ने से इनकार कर रहे थे। शेनवा की रूठी हुई निगाहों को नजरअंदाज करते हुए वीर ने उसे एक हाथ से उठा लिया। अगर उसका अनुमान सही था, तो वह कीमती मोती बार ड्रैगन के पूरे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा से बना दानव का मूल तत्व था, जो रसायन शास्त्र के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री थी, और इस शेनवा द्वारा इसे लापरवाही से नहीं खाया जा सकता था। ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। दानव सर्प को संसाधित करने के बाद वीर ने उसके पूरे शरीर को अपने औषधि भट्ठे में डाल दिया और तुरंत घाटी में उसकी खोज शुरू कर दी।
इस औषधि घाटी में अनगिनत प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियां मौजूद थीं, जिससे वह खुशी खुशी पूरे क्षेत्र की छानबीन करने लगा। हालांकि पिलफनेस का स्थान बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वह सब कुछ रखने में असमर्थ हो गया। कितना अफसोस! वीर को मन ही मन अफसोस हुआ। इस प्रागैतिहासिक दुनिया में प्रवेश करने का अवसर दुर्लभ था, जिसमें अनगिनत आध्यात्मिक सामग्री एकत्र करने के लिए थी और खजाने जिन्हें अंतहीन कहा जा सकता था। दुर्भाग्यवश वह ज्यादा भार नहीं उठा सकता था। हालांकि उसने बाद में छानने का ध्यान रखा था, फिर भी उसने दवा भट्टी की जगह को पूरी तरह से भर दिया था। हालांकि इस यात्रा से पहले ही सबसे बड़ी उपज प्राप्त हो चुकी थी। दी शा ट्रू फायर को परिष्कृत करने और बुद्धिमान शेनवा को वश में करने के बाद और अधिक की मांग करना वास्तव में मानव लालच की अतृप्तता का मामला होगा, जैसे एक सांप हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। काफी देर हो चुकी थी और वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह बाद में कभी भी वापस आ सकता था। वीर ने अब और संकोच नहीं किया और तेजी से जाने के लिए मुड़ गया। वह सोच रहा था कि झाओ युई और बाकी लोग सुरंग में अब कैसे होंगे। उसे जाते देख शेनवा जोर से चिल्लाए, वीर की आस्तीन खींचते हुए घाटी के सबसे गहरे हिस्से की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि शेनवा उसे कहीं ले जाना चाहता है। वीर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या इस घाटी में आध्यात्मिक औषधि के अलावा कुछ और भी अजीब हो सकता है? साधारण आध्यात्मिक सामग्रियों में अब उसके लिए उतना आकर्षण नहीं रह गया था। अगर एक और फसल होती तो एक पल के लिए इंतजार करने में क्या हर्ज था। वीर शेनवा का पीछा करते हुए घाटी के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, घने कभी न खत्म होने वाले कोहरे ने दृष्टि को धुंधला कर दिया था, जिससे दिशाओं का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। ये पता नहीं चल पा रहा था कि वे कहां से आए थे और कहां जा रहे थे। एक बार फिर स्थानिक कालिक परिवर्तन का एहसास भी हुआ। अचानक धुंध छट गई और बादल छट गए और उसकी आंखों के सामने एक उज्ज्वल विस्तार दिखाई दिया। शेनवा खुशी से झूम उठा और तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गया। वीर झटपट उनके पास पहुंचा और अंदर चला गया। उसने देखा कि घाटी की गहराई वास्तव में उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी। एक विशाल आड़ू के फूलों का स्वर्ग उसकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा था। अध्याय 340 आदिम जगत की एक दिवसीय यात्रा भाग 5। घुमावदार रास्ते एकांत स्थानों की ओर ले जाते हैं और घाटी के भीतर एक आड़ू के फूलों का झरना स्थित है। प्राचीन चीन में आड़ू के खिलने के वसंत का वृतांत मौजूद है, जो एक ऐसी दुनिया का वर्णन करता है जो बाहरी दुनिया से अलग थलग थी, जहां लोग बाहरी दुनिया से अछूते रहते थे, अपनी परंपराओं को बनाए रखते थे और एकांत में जीवन व्यतीत करते थे। अगर कोई इसमें प्रवेश करके कुछ शब्द भी लिख दे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे फिर से ढूंढना व्यर्थ होगा। वीर को अब ऐसा महसूस होने लगा था। बाहर कदम रखते ही आध्यात्मिक धुंध छट गई और उसकी आंखों के सामने एक विशाल परिदृश्य प्रकट हुआ, जो पूरी तरह से एक अलग दुनिया थी। घाटी गहरी और एकांत थी, फिर भी उसकी गहराई में एक छिपा हुआ चमत्कार था। हरे भरे पहाड़ों और साफ पानी वाला एक छोटा सा स्वर्ग, मानो आड़ू के फूलों से भरा वसंत ऋतु हो। शेनवा ने खुशी से चिल्लाते हुए अपनी छोटी सी कमर हिलाए और खुशी खुशी दौड़ते हुए बच्चों जैसी बड़बड़ाहट करने लगा। हरे भरे मैदानों पर एक प्राचीन गांव स्थित था, जिसमें से धुएं के गुबार उठ रहे थे और कई आकृतियां उसके भीतर घूम रही थीं। शेनवा की चीखें सुनकर सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। शेनवा मिल गया। सब लोग आओ और देखो, ये शरारती बच्चा कहाँ भाग गया। उसने कौन कौन सी स्वादिष्ट चीजें खाईं। वह अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। गांव वालों का एक समूह बाहर भागा, शेनवा को उठाया और बार बार उसकी ऊपर से नीचे तक जांच की, क्योंकि उन्हें डर था कि उसे कुछ चोट लगी होगी। शेनवा को मानो अपना परिवार मिल गया हो, वह खुशी से चिल्ला रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और वह नीचे उतरकर खेल रहे 3 छोटे बच्चों के साथ शामिल हो गया। वीर की निगाह उन पर पड़ी और उसने पाया कि ये तीनों बच्चे वास्तव में एक छोटा पेड़, एक गैनोडर्मा ल्यूसिडम और एक हिमकमल थे। उनके वास्तविक रूप सभी उच्च श्रेणी की टॉनिक और दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियां थीं। ये गांव दुनिया से अलग थलग था, जहां असंख्य ऐसे प्राणी रहते थे जो अमर गुरुओं की तरह दिखते थे। उनके सिर के ऊपर उगने वाली घास जैसी पत्तियां ही यह संकेत देती थीं कि वे साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती थी और उनमें से प्रत्येक एक रूपांतरित दानव था। ये राक्षसों का गांव था। शेनवा, तुम कहाँ भाग गए थे? जब उस राक्षस ने पहले हमला किया था तो मुझे लगा था कि तुम्हें अगवा कर लिया गया है। तुम इतने लंबे समय तक वापस क्यों नहीं आए? तुमने हमें डरा दिया।
राक्षसों के समूह ने शेनवा को घेर लिया, लगातार सवाल पूछते रहे, उनकी चिंता स्पष्ट थी। ये या शेनवा ने बेतहाशा इशारे किए, लगातार वीर की ओर इशारा करते हुए, किसी प्राचीन बोली में कुछ बुदबुदा रही थी। हालांकि वीर ने इस भाषा को कभी नहीं सुना था, लेकिन इसमें समाहित मानसिक संदेशों से वह बच नहीं सका। झुर्रियों से भरे चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, जो चलते फिरते पुराने पेड़ जैसा लग रहा था, आगे बढ़ा और प्राचीन रेली मुद्रा में झुककर उसे धन्यवाद दिया। पता चला कि एक विशिष्ट अतिथि आए हैं और उन्होंने शेनवा को बचा लिया है। हमारे बेकाओ गांव में आज तक कोई इंसान नहीं आया, हम वाकई लापरवाह हैं। कृपया विशिष्ट अतिथि, गांव में आइए और बातचीत कीजिए। बड़े साहब, आप तो बहुत दयालु हैं। वीर ने झुककर प्रणाम किया, मन ही मन आश्चर्यचकित होते हुए। ये राक्षस इतने विनम्र थे मानो उन्होंने प्राचीन विद्वानों की तरह किताबें पढ़ी हो। क्या यह इंसान है? कितना अजीब है। क्या हमारे पूर्वज इन्हें ही मनुष्य कहते थे? क्या ये हम राक्षसों से बहुत अलग नहीं हैं? वे अलग हैं। मैंने सुना है कि मनुष्य जन्मजात दाव शरीर के साथ पैदा होते हैं, हमारे जैसे राक्षसों के विपरीत, जिन्हें अर्जित साधना की आवश्यकता होती है। मैंने सुना है कि उसने शेनवा को भी बचाया था। ... राक्षसों के एक समूह ने वीर को घेर लिया और उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे निहारने लगे मानो उन्होंने कोई अनोखी चीज देख ली हो। वीर उनके बीच खड़ा था, बेफिक्र, उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं। उसने समतल, खुली भूमि, सुव्यवस्थित घर, उपजाऊ खेत, सुंदर तालाब, शहतूत के पेड़ और बांस देखे। मुर्गियों और कुत्तों के साथ एक एकांत स्वर्ग का दृश्य। ये राक्षस प्राचीन चीन के वस्त्र पहने हुए थे, जो मनुष्यों से बहुत अलग नहीं थे। इस एकांत दुनिया में बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न होने के कारण इन राक्षसों ने कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखा था। वीर को प्रकट होते देख वे तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगे। विशेष अतिथि, कृपया बैठिए। ग्राम प्रधान वृक्ष राक्षस वीर को गांव में ले गया, जहां एक बड़ी मेज पर चाय के प्याले सजे हुए थे। इसके तुरंत बाद ग्राम प्रधान वृक्ष दानव ने अपनी उंगली से इशारा किया और 3 पत्तियां धीरे धीरे उसकी उंगली की नोक से चाय के प्यालों में गिर गईं। गर्म पानी के बहाव के साथ चाय की एक मनमोहक सुगंध तुरंत फैल गई, जिससे मन तरोताजा हो गया। वीर ने हल्की सी गंध ली और तुरंत ही अपने माथे से नीचे की ओर ठंडक का अनुभव किया, जिससे उसका पूरा शरीर निर्मल और ऐसा महसूस हुआ मानो उसे शुद्ध ऊर्जा से शुद्ध कर दिया गया हो। ये तो... वह आश्चर्यचकित रह गया। ग्राम प्रधान वृक्ष दानव मुस्कुराया, कृपया हमारी साधारण भेंटों के लिए क्षमा करें, आदरणीय अतिथि। हमारे बेकाओ गांव में कभी कोई बाहरी आगंतुक नहीं आया है, इसलिए हमारे पास भेंट करने के लिए कुछ खास नहीं है। मेरा असली रूप 1000 साल पुराना चाय का पेड़ है। चूंकि आपने शेनवा की रक्षा की है, इसलिए मैं केवल ये साधारण चाय ही भेंट कर सकता हूँ, कृपया बुरा न माने। लेकिन वीर ऐसा नहीं सोचता था। ये खट्टी चाय कैसी थी? ये स्पष्ट रूप से स्पिरिट टी थी। 1000 वर्ष पुराने चाय के वृक्ष के दानव की चाय की पत्तियों ने अनगिनत वर्षों के कष्ट को सहते हुए अपनी सुगंध और आध्यात्मिक ऊर्जा को चरम सीमा तक संवर्धित कर लिया है। इसका दीर्घकालिक सेवन साधकों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। बड़े साहब, आप बहुत दयालु हैं। वीर के चेहरे पर आदर का भाव था। उसने धीरे से चाय का प्याला अपने चेहरे के पास उठाया। साफ हरी चाय में चाय की 3 पत्तियां ऊपर और नीचे तैर रही थीं, जिससे लगातार घूमता हुआ एक भंवर बन रहा था। चाय की एक धारा उसके गले से नीचे उतर गई, मानो कोई निर्मल झरना बह रहा हो, जो तुरंत उसके पूरे शरीर में समा गया। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह नग्न हो, ठंडी हवा में लिपटा हुआ हो, उसके रोमछिद्र पूरी तरह खुले हों, अंदर और बाहर से पारदर्शी हों। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 4.8, जोड़ 4.8, जोड़ 4.8। उसकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई। वीर के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत अपनी सांसों को सामान्य करने के लिए आंखें बंद कर लीं। उसकी आनुवंशिक क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई थी और उसे एक और असाधारण जीन पॉइंट मुफ्त में मिल गया था। पहले से बचे हुए पॉइंट्स को मिलाकर अब उसके पास 2 जीन पॉइंट्स हो गए थे। बस एक कप चाय, इससे उसे अचानक ही एक अतिरिक्त जीन पॉइंट मिल गया, जिससे उसकी अथक साधना के अनगिनत घंटे बच गए। ये बहुत बड़ा उपकार था। वीर ने आंखें खोली और मन ही मन सोचने लगा। ये चाय इतनी चमत्कारी थी कि इसका मूल्य बहुत अधिक था। ग्राम प्रधान वृक्ष दानव द्वारा इससे भेंट करने के लिए भी कम कीमत नहीं चुकानी पड़ी। राक्षसों के समूह को देखकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई और उसे अब वहां से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। ये सभी राक्षस रूपांतरित आध्यात्मिक औषधियां और आध्यात्मिक पौधे थे। वे देखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन उनमें अंतर्निहित रूप से अपार मूल्य था।
बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न होने के कारण ये राक्षस स्वभाव से सीधे साधे थे और उनमें चालाकी की कमी थी। वीर ने शेनवा की रक्षा की थी, इसलिए उन्होंने उसका बड़े उत्साह से स्वागत किया। कटोरियां और चॉपस्टिक सजे हुए थे, मेज मांस और सब्जियों से भरी हुई थी, जिससे एक सुगंधित खुशबू आ रही थी। इसके अलावा वीर के सामने शराब से भरा एक लौकी रखा गया था। मैं शराब नहीं पीता, वीर ने भौहें चढ़ाकर इनकार कर दिया। लेकिन ग्राम प्रधान वृक्ष दानव अविचलित रहा। आदरणीय अतिथि, आप अन्य साधारण मदिराएं न पी सकते हैं, लेकिन यह मदिरा आपको अवश्य पीनी चाहिए, क्योंकि यह बंदरों की मदिरा है। हमने बड़ी मुश्किल से सड़े हुए आड़ू पर्वत के बंदरों से इसका आदान प्रदान किया है। ये 100 प्रकार के आध्यात्मिक फलों से बनी है और मज्जा को शुद्ध करने और शरीर को परिष्कृत करने के लिए सर्वोत्तम है, असाधारण प्रभावकारिता के साथ। बंदर की शराब। वीर को भी इस पौराणिक फल की शराब के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उसने अब दिखावा करना छोड़ दिया, एक प्याला लिया और उसे पी गया। शराब गाढ़ी थी लेकिन तेज नहीं, उसमें फलों की तेज सुगंध थी जो सीधे उसके गले से नीचे उतर गई। एक ठंडक का एहसास उसके दिल और तिल्ली को तृप्त कर रहा था। लेकिन जल्द ही उससे एक गर्माहट की लहर दौड़ गई, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे ऐसा सुकून मिला जैसे वह किसी गर्म झरने में नहा रहा हो और उसका शरीर पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था। मादक अनुभूति बढ़ती गई, जिससे ऐसा महसूस होने लगा मानो व्यक्ति अमर लोगों के बीच तैर रहा हो। गू फैंगिस में पूरी तरह डूबा हुआ था और इस आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली शराब द्वारा मानव शरीर में लाए गए परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस कर रहा था। गर्जना। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई, एक धरती को हिला देने वाली भयानक गर्जना जिसने एक हिंसक राक्षसी ऊर्जा को जगा दिया, जो एक तूफान की तरह फैल गई। इस शक्तिशाली शक्ति ने वीर को तुरंत जगा दिया। इसी क्षण एक कॉप्टिस पौधे से रूपांतरित एक दानव घबराकर चिल्लाता हुआ अंदर भागा आया। ये बुरी खबर है, ग्राम प्रधान वृक्ष दानव। काले पत्थर के पर्वत से पर्वत राजा जियाहू अपने दानव सैनिकों को लेकर हमला करने आ गया है।